छपी हुई 150 से अधिक आर्टिकल इनके लेखन में रुचि दर्शाते हैं। वुड एवं वुड फाइबर की यूनिक एवं बहुमुखी प्रॉपर्टीज के बारे में जनता को अधिक से अधिक जागरूक कर सके। अभी भी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमरीक सिंह जी की लर्निंग प्रोसेस आज भी चालू है और आजीवन चलती रहेगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सीएन पांडे। 2003 2013 तक। हेलो, ये तो आपकी आवाज आ नहीं रही है जरा। ये है, देखिए आवाज आ नहीं रही है। तो ये नोट कर लो ना, तो आ रही है बोला था आवाज नहीं आ रही है आपकी। और बाकी पैनलिस्ट से भी पूछिए आवाज आ रही है नहीं आ रही है आपकी, प्लीज पूछिए, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करिए। I am audible? सब लोग बताइए। हाँ प्रतिमा मैम, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है? हाँ प्रतिमा मैम। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी मैम। डॉक्टर सीएन पांडे 2003 से 2013 तक IPIRTI बेंगलुरु के डायरेक्टर रहे। डॉक्टर सीएन पांडे IPIRTI से पहले इंस्टीट्यूट देहरादून में विभिन्न विभागों में साइंटिस्ट के तौर पर कार्यरत थे। फेडरेशन ऑफ इंडियन प्लाईवुड एंड पैनल इंडस्ट्री और सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के प्रिंसिपल टेक्निकल एडवाइजर डॉक्टर सीएन पांडे को वुड यूटिलाइजेशन रिसर्च के लिए ICFRE एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक स्टेट का इंटेलेक्चुअल अवार्ड द ग्रेट सन ऑफ कर्नाटका भी मिला हुआ है। डॉक्टर पांडे के 70 के करीब रिसर्च पेपर्स और वुड सीजनिंग टेक्नोलॉजी पर एक बुक भी प्रकाशित हो चुकी है। हमारे साथ हैं हरियाणा प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन प्रेसिडेंट श्री जुगल किशोर बिहानी जी। हरियाणा के प्लाईवुड उद्योग के लिए जाना पहचाना नाम है। 1980 में कुरुक्षेत्र से ग्रेजुएशन करने के बाद 1980 से 1997 तक नॉर्थ ईस्ट में टिम्बर से जुड़े रहने के बाद 1998 में स्थापित गैलेक्सी प्लाईवुड में MR, BWR, मरीन बोर्ड, डोर आदि सभी तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। HPMA की बात करें तो बिहानी जी के बगैर यह संस्था जनरल सेक्रेटरी रहने के बाद 2017 से अब तक प्रधान के पद पर सेवा दे रहे हैं। यमुनानगर के उप क्षेत्र जगाधरी, जोड़ियां, दामला के अलावा पूरे हरियाणा का सहयोग इन्हें मिल रहा है। तो ये थे आज के हमारे फर्स्ट रो के पैनलिस्ट। और अब मैं सुभाष जोली जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और इस जो आज का हमारा वेबिनार है, हमारे गेस्ट का, हमारे पैनलिस्ट का वेलकम करें और आज के वेबिनार की शुरुआत करें। जोली सर। थैंक यू प्रतिभा। WTA एवं प्लाई इनसाइट आप सब पैनलिस्ट, स्पीकर्स और प्रिय दर्शकों का स्वागत करता है। अपने सभी माननीय पैनलिस्ट डॉक्टर BN मोहंती सर, डॉक्टर SS चौहान, श्री अमरीक सिंह आनंद, श्री AP पांडे सर, श्री RK सपरा सर, आप सब लोगों का सेशन में पहले भाग में अपने अमूल्य ज्ञान, विचार व अनुभव साझा कर रहे हैं। जैसा कि विषय है एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्लाई, पैनल एंड अदर सॉलिड वुडन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। एक्सपोर्ट की तैयारी के लिए सबसे जरूरी है रॉ मटेरियल का समुचित मात्रा व क्वालिटी का होना, जो हम अपने पहले वेबिनार्स में चर्चा कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्लाई एंड पैनल प्रोडक्ट्स का एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कसौटी पर खरा उतरने का हमारे लर्नर्ड साइंटिस्ट डॉक्टर SK नाथ, डॉक्टर सुजाता, डॉक्टर खाली सर इस पर अपना ज्ञान व अनुभव साझा करेंगे, जो बहुत उपयोगी होने वाला है। इंडस्ट्री अपनी प्रॉब्लम्स भी बताएंगे और आखिर में वो टेक्नोलॉजिस्ट WTA के सहयोग के बिना ना क्वालिटी बन सकती है और ना ही अप टू दी मार्क प्रोडक्शन संभव है। चलती का नाम गाड़ी तो होगा, जैसा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा है। किसी भी टेक्नोलॉजी को साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजिस्ट ही करते हैं ग्राउंड पर, इंडस्ट्री के पर। और हाँ, आज की इंडियन वुड बेस्ड इंडस्ट्री का बर्निंग सब्जेक्ट है सब्स्टिट्यूट ऑफ यूरिया, चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ MR रेजिन वो चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ अपने माननीय साइंटिस्ट से इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे और वुड बेस्ड इंडस्ट्री इस प्रॉब्लम से सफलतापूर्वक उबर सके व पार पा सके। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर BN मोहंती से अपने ज्ञान व अनुभव से साझा करें।
डॉक्टर मोहंती सर, नमस्कार सर। Thank you, Yali ji, and very good morning to all of you. Very good morning and Suprabhat. लकड़ी वाला मंगवा लो नीचे से। Sadhar Pranam, Abhinandan to all the dignified delegates, panelists to this August forum of wood scientists, industrialists, and associations like FIPPI, WTA, then All India Timber Merchants, Sawmillers Allied Institutes, Haryana Plywood Mills Association, then Ply Inside, all the experts, then ICFRE, of course FRI, then IPRD, then so all are welcome, all the dignitaries. Today, why we have assembled here? This is mainly because of Jamuna Nagar, the plywood hub of the country. Not only the country, it is one of the prominent centers of the world. And this is in response to the clarion call given by Honorable Chief Minister of Haryana, Sri Manohar Lal Khattar ji, to promote and augment the exports from the plywood hub of Haryana, especially Jamnagar, because everybody knows this is the center which was not known maybe 20 years back, 30 years back, but within the short time it has grown. वो इतना ऊपर चला गया, वो प्लाईवुड इंडिया का भारत का प्लाईवुड का हब बन गया, इट इज दिल की धड़कन बन गया सभी का, जितना प्लाईवुड सेक्टर के हैं, पैनल सेक्टर के हैं, जो भी है भारत का 50%, 60% प्लाईवुड यहाँ से, 70% प्लाईवुड यहाँ से बनता है। प्लाईवुड का अलावा आप सोचिए पार्टिकल बोर्ड, एमडीएफ, एलवीएल, जो भी चीज बोले, फिर मशीनरीज, एडेसिव्स, सो सारे इधर से भारत के लिए दिग्दर्शन दे रहा है। एंड उसको देखते हुए हमारा इप्रिटी जो कि 1962 से भारत के लिए, भारत का प्लाईवुड उद्योग के लिए साइंटिफिक एडवाइस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब कुछ कर रहे हैं। एंड as a infant, as a baby, we have taken care of Jamnagar from the beginning. There is a lot of there are a lot of eucalyptus poplar available over there, not because of plywood, but because of something else. But they have made plywood industry, EPD, the industrialist, the people of Punjab, people of Haryana, UP together, the farmers, industrialists, they have made so much productions, and it is a revolution of its kind, not only in India but the entire world. As a result, today we are in a position that the government wants, the Haryana government wants that to increase its foreign exchange. They don't say that only you produce for the country, but tap the export, whatever the needs and requirements of the foreign country, G7 of USA, Canada, Europe, UK, France, Germany, you take the name of the developed countries, supply to them, get the foreign exchange, get the dollars from Japan. So these are the countries where he is targeting. As a result, he has constituted the foreign Department of Export Promotion. The DG of the department, Mr. Anand Pandey, who is also my fellow colleague in the Indian Forest Service, he is here. He has constituted the department. I think it is one of the first anywhere in the country. He is also here from the Haryana government, and all the dignitaries are there. And as per the government of Haryana, the production of the entire plywood sector in Haryana is about 8,000 crores of rupees during last 1 year, and out of that 95 crore is being exported to outside the country, which is not much, which is a small in comparison to one thing. There is a big scope, but the export sector has not much say. The share is very limited, which is a cause of worry. He wants to increase, although the plywood sector is going to grow, but the export is not growing, and he wants to give a big boost, big jump, big push to that sector. And what are the requirements? Maybe Haryana government might be knowing, because Jamnagar is there, Mohali is there,
Punjab is there, Rudrapur is there. The surrounding Jamnanagar, the hub, there are so many centers where we are getting plywood. There may be 1,000 plywood centers or all sorts of panel sectors in the surrounding areas, maybe in a radius of 200 kilometers. All are existing, but the nerve center is Jamnanagar. So, but whether those, whatever they are producing, 70% of that is plywood. Whether plywood will export to outside world, that is the first question, because your main production is plywood. But what is the requirement of the G7 country? Do they need the plywood from India, from Jamnagar? So that has to be checked, because my experience says something else, because I have visited some few countries, maybe Germany, maybe China, maybe Malaysia, and I know their requirements. While interacting, they don't need so much of plywood, which is our main product. They need beams, they need LVL, they need cross-laminated timber having maximum strength properties, they need glue lamp, they need LVL, because they want, the Western countries, they want to make houses, their structures out of wood or timber, but as everybody knows, round timber is in short supply because they take a long time to grow, and for that particular strength properties or mechanical properties, they are not getting the timber, so they want to get it or source it from the composites, from the engineered wood. If engineered wood is required, what is that engineered wood? So we call it laminate veneer lumber or LPL, or we call glue lamp, or we call cross-laminated timber in many varieties of forms. So they may be wanting for their building, maybe 2-story building, 3-story building. Now they are aiming at 20-story building, which is coming up in Sweden, in Netherlands, not only of wood, but also engineered bamboo. So that's the direction they are going. The last time, a pretty scientist, Ms. Sujata, she was telling me that what is the latest trend. She elaborated on the day our honorable CM was announcing at Jamna from the Swarna Jayanti Hall of Jamnanagar. She said, what is the latest trend? I am not privy to that discussion, but what I think, these are the directions. The cross-laminated or glue lamp, the beams, where there is in this sector, there is a great requirement in the G7 countries for our export market, whether Jamnanagar or the surrounding areas are ready for that. That is the biggest question, that is about the products. Then coming to the standards, whatever standards, because you know, everybody knows, there are few companies like Century, maybe Green, maybe Chitlagya Shops, Sarda, or Everest, or Ashti, or whatever industries name you take, Canara Woods in South India. So they are in the organized sectors, whoever in the organized sectors, they maintain BSI standard, Europe, Indian standard, BIS standard, on which are also following ISO international standards. There are lists, so everybody produce as per that standards. But whether whatever the international standards like Euro, whether Jamnanagar is producing that, whether the unorganized sector is producing that, there are so many in MSME, like micro, small, medium scale industries, because for a small scale, for a medium scale, we don't need much industries, and most of the companies in Jamnanagar fall in that category. So what is the standard they are following? What are the products they are doing? Or they are only catering to the markets or to the whatever market, gray market is there in India, because we are not much concerned, our common man is not much concerned about the quality or the standards, whatever is cheap, they go, panel for Pandey. But in Europe, in USA, even Japan, when they came to us, we discussed about technical collaboration. They said that they simply smiled us out in Ibrity, that our standards are different. So what sort of collaboration you need? Because we don't make the ordinary plywood, but you are making our phenol formaldehyde, you are improving a little. So that is what we are targeting. So they smiled and kept quiet. So if they are laughing at Ipriti, of course, our standard, we also do on PMDI, we do PU regime, we go for scavengers. If you ask Sujata, if you ask Uday, if you ask Pandey sir or Nath sir, they will tell you better because they have more experience. ये कैसा प्रोडक्ट हम बनाते हैं, बट वो जापान को टच नहीं कर पाता, तो कैसा प्रोडक्ट हम बनाएंगे जो कि जाकर के यूरोप में हम लोग चाइना से छीन लेंगे, यूरोपियन कंट्री से छीन लेंगे. Of course we can produce at a lesser cost. I am sure
But whether we are having that standard, that quality, that adhesive, because they are E1, not to say of E0, European 1, is also very difficult to achieve, and it is so costly. Our Indian industries or Jamnagar industry, unless they are CEO, okay, there is a market, ready-made market, nobody will produce because there is no taker, so they cannot commit. But since Honorable CM has desired and he has announced and he is ready to give all the shops, all the advantages, all the facilities. So let us take it like the bite, let us bite the bullet, so that we will make to that standards, but with understanding, with proper reasoning, with proper calculation. Otherwise, we will be jumping to the frame without knowing what is there in store. So let us make well calculated decisions. So decisions will be surrounding the products they need, the Western countries need, the G7 countries need. So first, that should be categorized. Then what standard, E1 standard, whether CARB certification. In India, we don't have any facility of CARB certification, even after such a long time. So that is a California-based, our colleagues and friends from the scientist category, they will tell you. So that facility is not available. That is the minimum required. Unless you have CARB certification, it is very difficult to send to abroad. So that those are all needed. So Honorable Minister should know that. Then adhesives, what glues you are using? We are using very cheap glue like phenol formaldehyde, which is prone to formaldehyde gas emissions, which are carcinogenic, which are considered carcinogenic in other countries. But in India, we manage because we know little formaldehyde emissions. If it is little higher category and product is cheap, we manage, and that's how the market is growing. Jamnagar is catering. It is an unpleasant truth, but we are managing with that. Then certification of wood, which wood we are getting. There is no provision of certification like FSC certification, PFC certification. We are having own NCCF. So those certifications, unless those certificates are there for the source of, from the wood, which the agro wood from which we are producing our products, again there will be a roadblock. But these are the question, not that there are stumbling blocks, but these are the ways, because the Honorable Minister is saying, I am going to give 48,000 for each employee of the company going for export. I am going to give GST subsidy. I am going to give so many things. Like inside that he has announced there will be 2% Mandi fee will be returned to the industrialist. This is a monetary support or pecuniary benefit given to the industry. He has said 48,000 per year per employee for 7 years. He will provide. Then subsidy up to 150% of the total GST for 10 years for setting up new plywood industry. He has also declared that 1% subsidy will be given for exports from the industry. Then FRI will be set up at Jamnagar. Then bamboo pulp can be brought from Assam. Common facility and quality testing center. But he did not say that what are the products necessary, whether Jamnagar is going to produce those things. He did not say whether those machineries are available or we have to depend upon the outside. And whatever the glues, if we make with those glues, they need outside, whether our companies are ready and who will subsidize that. So these are the technical question of mechanical properties, mechanical strength, then resin qualities, the resin properties, then the certification, then the qualities which will match that. Then finally we have to compete with the existing companies there and our neighbor China, because they are always ready to take on every country, because they just have no stocks. They can go to any extent. To see that they are the winner, and they block even into the sector of bamboo. We have seen they have companies Daso USA. We don't have a company like Century USA or Century Europe, but they are having Daso USA, and that is producing very advanced quality bamboo products. And so also Moso bamboo in Netherlands. There is one Pablo, and what they are doing, they are catching hold of the architects, the builders. They what you need.
if you have got this 7-story building, do you want 20-story building? Then I have got the product like densified lumber. Densified lumber from which, with chemical modification, with thermal modification, they are leaching out, they are taking out all the nutrients, and they are densifying to the extent of 1200 kg per meter cube. And along with nano chemicals, they are rectifying, or with ceramics. So all sorts of things they are doing. Then only they are getting acceptability. They are in the forefront. Dasu, Musu. I heard one Hal Hinckley of bamboo, who is using bamboo along with the wood veneer, and they are compressing. I heard one Mr. Lambu, who is a company in USA. Bamco is in USA, Florida. Then Gene Haman, a Lambu, their company is Lambu, that is again in USA. Another company in Ecuador, they are growing Latam bamboo. So all they are producing not our plywood, nor even compreg, or not even our scrimber or LBL. They have gone ahead because that is the need of the industry, the need of the market in those countries. But Jamnagar, we don't produce so much of CLT or cross-laminated lumber, cross-laminated timber, or LVL, or whatever they need, like oriented strand board. That is also there is a big need, big demand in European countries, but we don't produce so much in India. So these are the considerations. I think Mr. Pandey will be listening, and other of my colleagues, they also will give their very valuable experience and response on these matters. So about CLT, about glulam, about LVL, what are the standards, what are the adhesives, what are the strength properties, what are the certification, what are the, so all these things, unless they are addressed, and from top to starting from the architect, from the builder, from the market leaders, so it should be captive. Suppose Sujata is advising somebody as a scientist, some company, and they should have connection abroad that they need that product, so that it will be a chain for Jamnagar industry, the scientist, expert scientist, and the buyer or the architect in Europe all together will be a consortium. Then only it will go and it will be a successful venture. With this, I will wind up. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर शक्ति सिंह जी को कि वो अपने विचार इस आज के मुद्दे पर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ओर से और एपीटी की तरफ से आप सभी को नमस्कार बोलता हूं। आज के इस वेबिनार में जिसका विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और अभी डॉक्टर मोहंती जी ने, जो कि एपीटी के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, काफ़ी एलोबरेटली बताया भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और इस संदर्भ में तो मैं यही कहूँगा कि यह बड़ा ही एक एनकरेजिंग ट्रेंड है कि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट के अलावा अब एक्सपोर्ट की तरफ भी ध्यान देने की लगे हैं, और इससे डेफिनेटली इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री अपने आप को अपडेट भी करेगी। साथ में ऐसा कि मोहंती जी ने भी बताया है, डॉक्टर मोहंती जी ने, कि कई सारे इश्यूज हैं जिनको पहले रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि जैसे सर्टिफिकेशन ऑफ वुड है, एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, अल्टरनेटिव एडहेसिव सिस्टम्स हैं जिनकी ज़रूरत हो सकती है। तो जब तक हम एक्सपोर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, शायद हम इन दिशा पर ध्यान भी नहीं देंगे। तो यह एक बड़ा अच्छा कदम है कि इंडस्ट्री, चाहे वो एमएसएमई में हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, नाउ वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि वी कैन आल्सो एक्सपोर्ट आवर पैनल प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली एपीटी जो कि प्लाईवुड रिसर्च या पैनल प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर अपना एक विशेष स्थान रखता है, उसके भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। साथ ही साथ हमारा एसोसिएशन इंडस्ट्री के साथ
इस विषय को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी बात चल रही थी कि क्या हमारे पास इस तरह के एडहेसिव सिस्टम हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकते हैं। तो एनीवे डॉक्टर मिस सुजाता भी इस बारे में बताएंगी, लेकिन एपीटी ने कई सारी टेक्नोलॉजीज को स्टैंडर्डाइज किया है। एपीटी के पास वो सभी फैसिलिटीज भी मौजूद हैं कि हम एमिशन स्टैंडर्ड्स को टेस्ट कर सकें, चाहे वो E1 हो या E½ हो या जापानीज स्टैंडर्ड हो या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड्स हों, और साथ ही साथ में इस तरह के एडहेसिव सिस्टम के ऊपर भी काम किया गया है ताकि हम इन फॉर्मल्डिहाइड इमिशन के इशू को कंट्रोल कर सकें। यहाँ पर ओनस है इंडस्ट्रीज का कि क्या इंडस्ट्री इस तरह के सिस्टम को लेने के लिए आगे आएगी। साथ ही साथ जब भी हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होता है। और अब आजकल हम नए इनफैक्ट एपीटी इज आल्सो वर्किंग ऑन न्यू सॉर्ट ऑफ एडहेसिव सिस्टम यूजिंग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, जहां पर कि फॉर्मल्डिहाइड या फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड टाइप के जो कन्वेंशनल एडहेसिव सिस्टम हैं उनको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि अभी भी थोड़ा रिसर्च स्टेज पर है। इनिशियली हमको कुछ सफलताएं जरूर मिली है, और अगर इसमें हम प्रूव कर सकें कि इस तरह का मटेरियल यूज किया जा सकता है एज एडहेसिव, देन इट विल डेफिनेटली बेनिफिट इंडस्ट्रीज। हालांकि उसका कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अभी भी करना है। अगर हमको एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देना है तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हम रिसर्च के ऊपर भी अटेंशन पे करें। जिस तरह की समस्याएं इंडस्ट्री को हैं, अगर वो इंडस्ट्री हमको इंडिकेट करती हैं कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, सो दैट एपीटी उसी तरह के रिसर्च प्रॉब्लम्स को लेकर के आगे चले। हमारा मानना है कि हम इसीलिए कहते हैं कि वी ऑलवेज इनवाइट इंडस्ट्रीज, यू प्लीज सजेस्ट अस कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के लिए क्या है, और अगर हम आपस में एक दूसरे का हाथ मिला करके काम करें तो डेफिनेटली उससे इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। एपीटी के पास रिसर्च फैसिलिटीज हैं, वी हैव एक्सपर्ट साइंटिस्ट, चाहे वो एडहेसिव डेवलपमेंट की बात हो, Ms. Sujata is already there, Dr. Mamta is there, they have got a vast experience in developing adhesive system, improvising adhesives depending on the requirement, अलग अलग मटेरियल के लिए जो ट्विकिंग होना चाहिए एडहेसिव्स के अंदर, उसके ऊपर काफी काम किया जा चुका है। और अगर कुछ और भी है तो डेफिनेटली एपीटी वुड बी हैप्पी टू वर्क ऑन दोज टॉपिक्स। टेस्टिंग एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है। अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो हमारा मटेरियल उस लायक होना चाहिए कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सके, और ताकि इनफैक्ट डॉक्टर मोहंती जी ने भी बताया कि जैसे मैकेनिकल टेस्ट के रिक्वायरमेंट हैं या एमिशन टेस्ट रिक्वायरमेंट हैं या जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उन सभी तरह की टेस्टिंग फैसिलिटीज का मेरा आग्रह है इंडस्ट्री से कि आप एपीटी की जो सुविधाएं उपलब्ध है उनका उपयोग कीजिए टेस्टिंग के लिए, उनका उपयोग कीजिए अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। Like we always encourage our scientists to go and solve the floor level problems of the industry. अब जब तक इंडस्ट्री नहीं आगे आएगी तब तक इवन एज एन इंस्टीट्यूट हमको भी कई बार पता नहीं पड़ता है। तो आई थिंक दीज आर द फोरम्स। डेफिनेटली मैं WTA को बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह के फोरम्स के साथ वो इंडस्ट्री, बाकी स्टेक होल्डर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट को साथ में लेकर आए हैं ताकि हम एक दूसरे की समस्याओं को समझ सकें। जहाँ तक सर्टिफिकेशन का इशू है, जैसा मैंने बताया कि हम फॉर्मल्डिहाइड इमिशन के लिए ऑलरेडी सर्टिफिकेशन इशू करते हैं, वेदर इट मीट्स, जैसे कि इवन पार्टिकल बोर्ड या MDF के लिए भी इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं। सिमिलरली चाहे प्लाईवुड हो, पार्टिकल बोर्ड और MDF हो, अगर उसकी E1 की रिक्वायरमेंट है या E½ की रिक्वायरमेंट है तो उन सभी तरह के सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी भी एपीटी के पास मौजूद है। हमारे 3 सेंटर हैं। मेरा इंडस्ट्री से अनुरोध होगा कि अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो वो कलकत्ता के सेंटर से वो संपर्क कर सकते हैं या बेंगलोर से संपर्क कर सकते हैं। मोहाली बहुत ही छोटा सेंटर है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं,
लेकिन फिर भी वहाँ पर मैकेनिकल टेस्टिंग होती है, वहाँ पर इवन एमिशन टेस्टिंग भी की जाती है परफोरेटर मेथड के साथ, तो उन सुविधाओं का भी लाभ लिया जा सकता है। बेंगलोर में तो काफ़ी सुविधाएं हैं, तो मेरा ये अनुरोध होगा इस इंडस्ट्री के इस मीटिंग में सभी इंडस्ट्रीज के साथ, इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अगर हमको एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देना है तो हमें अपनी क्वालिटी को तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, और उन क्वालिटी पैरामीटर्स क्या क्या हैं वो डेफिनेटली आइडेंटिफाइड हैं। चाहे हम प्रॉपर्टीज की बात करें या एमिशंस की बात करें, जहाँ तक सर्टिफाइड मटेरियल का इशू है वो एक थोड़ा डिफरेंट है, जब तक कि हमारे पास सर्टिफाइड कई कंट्रीज के अंदर इफ इट इज नॉट सर्टिफाइड एज पर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो एफएससी हो या पीएफसी हो या जो स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी वेल एक्सेप्टेड है या वेल एस्टेब्लिश्ड है, उस दिशा में भी डेफिनेटली हमारे यहाँ पर भी काम हो रहा है कि हम उन स्टैंडर्ड्स को किस तरह से डेवलप करें इंडियन सिस्टम के लिए, और डेफिनेटली उसमें सप्रा जी भी हैं तो वो उसके ऊपर कुछ विशेष टिप्पणी जरूर रखेंगे। लेकिन आज के समय में ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान दें, हम प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के ऊपर ध्यान दें, और उन सभी चीज़ों को करने के लिए हमें थोड़ा एफर्ट करना जरूरी होगा। और मैं यह प्रॉमिस कर सकता हूँ कि एपरिटी हमेशा आपके साथ या इंडस्ट्री के साथ रहेगा। अगर किसी भी तरह की इस तरह प्रॉब्लम है या कई तरह की संभावना है जिनको हम एक्सप्लोर कर सकें, कि जो कि फील्ड लेवल पर या लेबोरेटरी स्केल में, या अगर कोई नए एडहेसिव सिस्टम को इवेल्युएट करना है या डेवलपमेंट करना है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में अलग अलग एडहेसिव सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, चाहे वो पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ फिनॉल हो, चाहे वो सोया बेस्ड रेजिन हो, चाहे वो टेनिन बेस्ड रेजिन हो। अभी सभी को आपको पता होगा कि पिछले विगत वर्ष में ही इंस्टीट्यूट को एक पेटेंट भी मिला है जिसमें सोया बेस्ड रेजिन का यूज किया गया है। इन सभी संभावनाओं को हमें इंडस्ट्रियल स्केल पर भी लेकर के जाना है, ताकि ये एक बार जब इंडस्ट्रियल स्केल पर जाएगा तो कई बार ऐसा होता है कि जो लेबोरेटरी स्केल पे काम होता है उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और जब वो इंडस्ट्रियल स्केल पे आता है तो उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो अनलेस अंटिल वी एक्सप्लोर दीज पॉसिबिलिटीज, probably taking these technologies to industry would become a bit challenging, but I am sure कि if industry comes with research institutes, चाहे वो एपरिटी हो या इवन एफआरआई, खाली इज देयर विद अस, तो जब तक हम सभी इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री मिलकर के काम नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल जहां हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि हमको हिंड्रेंस हो। हर कंट्री में जहां पर भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो आर एक्सपोर्टिंग क्वाइट अ लॉट। इनफैक्ट अगर हम ये कहें कि वुड एंड पैनल बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, पर्टिकुलरली पैनल प्रोडक्ट्स के अंदर, वी आर ए वेरी वेरी माइनर प्लेयर। डॉक्टर मोहंती जी ने भी बताया कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही कम है, वी आर स्टिल वेरी नेट इम्पोर्टिंग कंट्री, एंड इफ यू कंसिडर पार्टिकल बोर्ड एंड एमडीएफ, large quantity of these materials are imported, but definitely this can be transformed agar raw material availability hai, we have enough technical expertise, and if that can be clubbed together, हम डेफिनेटली एक्सपोर्ट पोटेंशियल को, ये जो हमारी जो अपॉर्चुनिटी है इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहाँ तक फर्नीचर और क्योंकि ये टॉपिक में सॉलिड वुड का भी है, तो मेरा तो ये मानना है कि छोटी छोटी चीजें हमारी सॉलिड वुड इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना बड़ी जरूरी है। चाहे वो सीजनिंग हो, सीजनिंग इज फर्स्ट फंडामेंटल प्रोसेसिंग स्टेज फॉर वुड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर हमको उसकी क्वालिटी इंश्योर करना है तो वी नीड टू इंश्योर दैट इट इज प्रॉपर्ली सीजन्ड। और सीजनिंग के लिए डॉक्टर पांडे इज ऑलरेडी हियर, हु has got tremendous experience in wood seasoning. He has written books also on wood seasoning. I think even my own experience with certain industries is that seasoning is never considered or is not taken very seriously by most of the industries.
there will be huge variation in moisture content within the material. Industries probably are not very, are I would say, a bit reluctant to follow the seasoning schedules which have been developed in India. For Indian species, we have seasoning schedules for more than 150 species or more than 160 species. Now seasoning के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं. डेफिनेटली कुछ इंडस्ट्री ने उनको अडॉप्ट भी किया है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैं, जो कि अगर आप देखें तो जोधपुर इज अ मेजर हब फॉर एक्सपोर्टिंग हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर आइटम्स फ्रॉम इंडिया. वहाँ पर भी सीजनिंग किल्स हैं, लेकिन उनको प्रॉपर्ली ऑपरेट करके, उनको प्रॉपर्ली वुड को सीजन करके अगर प्रोडक्ट डेवलप किए जाएं, वंस वी इंश्योर द क्वालिटी, आई एम श्योर कि दे विल गेट द मार्केट एट इंटरनेशनल लेवल. सो मेरा in fact I don't want to go too much on a technical aspect. Ms. Sujata is there, वो आपको definitely adhesives और quality control के बारे में बताएंगी. खाली जी हैं साथ में, तो वो भी बात करेंगे इस बारे में. तो मेरा तो अभी सबसे यही अनुरोध है, इंडस्ट्री से यही अनुरोध है कि प्लीज ज्वाइन हैंड्स विद इप्रिटी, प्लीज बिकम मेंबर ऑफ इप्रिटी सोसाइटी. We do offer membership. Industry gets lots of advantage with that. Industry get 25% discount on testing charges. Industry gets all the research reports, whatever we do. हम जितनी भी रिसर्च करते हैं, तो और साथ ही साथ में इवन अगर हमारे साइंटिस्ट फील्ड लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर विजिट करते हैं, तो वहाँ पर भी इंडस्ट्री को इससे फायदा होता है, क्योंकि देन अगेन वी गिव डिस्काउंट ऑन आवर टेस्टिंग फी और चार्जेस फॉर द इंडस्ट्रियल विजिट्स. तो मेरा इंडस्ट्री से अनुरोध रहेगा कि आप भी आगे आएं. अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, प्लीज डू राइट टू अस, ताकि हम उसी तरह के प्रॉब्लम्स को हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में लें. हमारा यही उद्देश्य होता है, ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ WTA का, जॉली जी का और सभी पैनलिस्ट का, कि आज इस मंच पे आपने हमको ये मौका दिया है. और मैं आशा करता हूं कि हमारा जो संबंध है इंडस्ट्री के साथ वो सुदृढ़ रहेगा और मजबूत बनेगा, ताकि हम इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. Thank you so much, Dr. Shakti Singh, and you have definitely given us such a valuable information regarding this, and हम उम्मीद करते हैं कि that industry people will come forward and will contact with you people. Now अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री अमरीक सिंह जी को, कि वो आए और अपने इतने सालों के अनुभव को शेयर करें. सर आप ऑडिबल नहीं है. का ध्यान रखें. हेलो. हाँ जी, अब हम सुन सकते हैं आपको. हेलो. जी सुन पा रहे हैं हम. गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी. अभी मैंने डॉक्टर मोहंती को, डॉक्टर चौहान को बड़े गौर से सुना. बहुत अच्छे पॉइंट उन्होंने बोले, तो मैं ज़्यादा वो पॉइंट टच नहीं करूँगा. मैं खाली वही चीज़ें टच करूँगा जो उन्होंने नहीं की हैं. जो टॉपिक है आज का, क्राइसिस टू अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपोर्ट. ये क्राइसिस कैसे आया, किस तरह ये इंडस्ट्री यमुनानगर में आई और कैसे चालू हुई, मैं इसकी थोड़ी भूमिका बताना चाहता हूँ. 96 जब नॉर्थ ईस्ट में सुप्रीम कोर्ट का बैन हुआ, तो देयर वर लिटरली फेमिन ऑफ द प्लाईवुड थ्रू द कंट्री. कंप्लीट एक्टिविटीज वर स्टॉप्ड, ऑलमोस्ट 70-80%. तो उस वक्त जो टिम्बर अवेलेबिलिटी थी, थैंक्स टू ITC एंड विमको, वो यमुनानगर के एरिया में इसको चलिए. इनफैक्ट आई वुड से स्टार्टिंग और डेवलपमेंट ऑफ प्लाईवुड इन यमुनानगर वाज प्योरली एक्सीडेंटल. जो टिम्बर यूज की गई थी, पॉपुलर यूकलिप्टस, वो डिफरेंट पर्पस के लिए थी.
लेकिन कैसे भी करके इन लोगों ने मेहनत करके, इंडस्ट्री वालों ने मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया और जो कंट्री में प्लाईवुड की जो किल्लत थी वो पूरा किया। इसलिए उनका ये काम सराहनीय है। लेकिन मैं एक मैन्युफैक्चरर होने के नाते, एक टेक्नोक्रेट होने के नाते और एक साइंटिस्ट होने के नाते और एक टेक्नोलॉजिस्ट होने के नाते मैं कह सकता हूं कि जब तक हम प्रॉपर टिम्बर नहीं लेंगे हमारी क्वालिटी नहीं बनेगी। तो हमें एक्सपोर्ट का सोचना भी एक हमारा एक ड्रीम रहेगा। ये नहीं कि 96 से पहले हम एक्सपोर्ट नहीं करते, काफी क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट करते थे, डेवलप कंट्री से जाती थी। लेकिन उसके बाद जो क्राइसिस डेवलप हुआ वो मैन मेड क्राइसिस था, उसकी क्राइसिस को डेवलप भी हमने खुद किया। तो इस चीज में मैं ये बोलूंगा कि सबसे बिगेस्ट ट्रेजेडी जो हुई, जो यूकलिप्टस और पापरा का यूज किया, ये दे आर नॉट प्लाई टिम्बर्स। अगर आप इसके विनियर्स को देखेंगे, मैं प्योरली टेक्निकल पॉइंट से बोल रहा हूँ, उसकी जो फाइबर कन्फिगुरेशन है दोनों टिम्बर्स की, जब उसको पील करते हैं, ड्राई करते हैं, तो विनियर इज नेवर फ्लैट। अगर विनियर फ्लैट नहीं है, ग्लू सब फ्लैट भी यूनिफॉर्म नहीं है। ग्लू सब यूनिफॉर्म नहीं है तो जब आप असेंबल करते हैं गैप्स हैं इनवेरिएबल और रफ थिकनेस वेरिएशन रहती है उसमें। तो इसमें क्वालिटी बनाना एक बड़ा ही एक मुश्किल सा कार्य है जिसको मैं संभव नहीं है। जब तक कि हम राइट टिम्बर नहीं लेंगे, उसको सोचना कि हम एक एक्सपोर्ट करेंगे, एक तो ये है। इस टिम्बर जो राइट टिम्बर है, ये नहीं कि टिम्बर नहीं अवेलेबल है, एग्रो फॉरेस्ट्री की डेवलपमेंट की वजह से 2-4 टिम्बर ऑलरेडी आ चुकी हैं, कुछ और आ रही हैं और उनको प्रोसेसिंग में लेना बहुत जरूरी है। दूसरी जो दोनों मेरे से पहले स्पीकर्स ने, लर्नेड स्पीकर्स ने बोला है, जिसमें स्पेशली डॉक्टर शक्ति सिंह जी ने कि प्रोडक्टिविटी, मैं प्रोडक्टिविटी के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि इंडिया में आज भी हमारी टेक्निक जो यूज कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, स्पेशली इन सेक्टर विच इज प्रोड्यूसिंग सेंटी यमुनानगर एरिया, उन टेक्निक जो है उस टेक्निक में आप जो है एक ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि आपकी प्रोडक्टिविटी आ सके। चाइना के मुकाबले में हमारी प्रोडक्टिविटी पर मैन पर आवर है, इट इज लेस देन 10% ऑफ दैट। हाउ कैन यू compete with them unless you improve the productivity? उसके लिए you don't have the infrastructure. मुझे ये बताइए कि अभी मंत्री जी ने बोला था 1000 से ऊपर यूनिट्स हैं इस यमुनानगर। How many units have got the proper equipment to cut the veneer with the true edge? Maybe hardly from 1000 units to about 10 to 15, 1 score or 2 score units. तो जब तक वो चीज नहीं होती, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं, आप कैसे गैप के साथ भेजेंगे, कैमोफ्लेज करके भेजेंगे। तीसरा मामला जो है कि जब से नॉर्थ बंद हुआ है, हम लोगों ने नया बिजनेस चालू हो गया है जो कि 0.27 to 0.3 फेसेस आर यूज, जो कि इम्पोर्टेड आ रहे हैं। वो भी हमारे कुछ हिंदुस्तान के ही भाई लोग हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्री में जाकर, बर्मा में हो जाए, वियतनाम में हो जाए, मलेशिया में हो जाए, दूसरे कंट्री में जाकर ये प्लांट डाले हैं। तो जो टिम्बर फॉरेस्ट से उनको मिलती है वो उनके एक्सट्रैक्शन के बाद जो उनके फैक्ट्रीज में आती है उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं, जिससे पूरा ऊपर का पोर्शन जो होता है उसमें ड्राई राट आ जाते हैं, पिन बोरर आ जाते हैं, सो मेनी चीजें आ जाती हैं जिससे कि फेस फिनियर निकलता नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि थिन फेस फिनियर निकाल के
सी ग्रेड, माइनस सी ग्रेड, डी ग्रेड बना के इंडिया में भेजना शुरू कर दिया, जो कि काफी चीप रहते हैं। और जो अच्छी अंदर का पोर्शन जो अच्छा है, उससे वो देखिए यूरोप में, अमेरिका में या दूसरे कंट्रीज में जो फेस फिनिश यूज होता है 1 मिलीमीटर का होता है, उससे कम नहीं होता है। मेरे लर्नेड फ्रेंड जो हैं काफी उन लोगों के एक्सपीरियंस है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप कोई भी BS स्पेसिफिकेशन उठा के देख लो, उसमें किसी भी स्पेसिफिकेशन देखो एक क्लास आती है कि नो वीनियर शुड हैव द थिकनेस मोर देन डबल ऑफ द अदर। मुझे बता दिया अगर 0.25 और 0.27 फेस वीनियर आपका है, आपका कोर जो है 2 मिलीमीटर है या 1.5 मिलीमीटर है या 3 मिलीमीटर है, किस स्पेसिफिकेशन को हम मीट करेंगे? मैं इतना बोल सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, मेजॉरिटी ऑफ द फैक्ट्रीज जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो बेसिकली यूज करते हैं दिस टाइप ऑफ फेसेस एंड उसको यूज करके बना के प्लाई बनाते हैं, दिस प्लाई इज गोइंग ओनली फॉर द लोअर सेगमेंट ऑफ मार्केट, नॉट फॉर द एनी एग्जैक्टिंग एप्लीकेशन। ये किसी स्पेसिफिकेशन को मीट करता नहीं है। चौथी पांचवी चीज जो बोलूंगा कि ये हमारी जो प्लाईवुड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बन रही है, इट इज ए स्पाइनलेस प्लाईवुड। स्पाइनलेस प्लाईवुड का मतलब ये है कि जो हम पैनल यूज करते हैं 8x4 की प्लाईवुड में, उसकी पैनल 8 फुट की पैनल को हम 3 फुट 4 फुट ज्वाइंट करते हैं, वो ज्वाइंट में हमारा परफेक्ट नहीं होता, स्टैगर्ड नहीं होता, स्ट्रेंथ नहीं आती। तो इसकी वजह, वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि हमारी प्लाईवुड में बेंडिंग आती है, ट्विस्टिंग आती है, कर्विंग आती है। मुझे याद है जब मैंने ज्यादातर टाइम अपना साउथ इंडिया में लगाया था, वेस्ट इंडिया प्लाईवुड, इंडियन प्लाईवुड के साथ, वहाँ पर टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर था। जलान जी के पास में ये जब ज्वाइन किया 90s में, तो मैंने 96 में जब ये बैन आया तो 96 शुरू में उनके पास एक जापान से ऑर्डर आया था प्लाईवुड का, जिसकी डायगोनल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन ±2 मिलीमीटर। जब मैं क्वालिटी में चेक किया, कहीं भी हमारी जो है वेरिएशन जो 6-7 मिलीमीटर से कम नहीं थी। उनका इक्विपमेंट सही था, मेंटेनेंस ठीक नहीं थी, कैसे भी करके हम करके किया। जब मैं यमुनानगर में कुछ टाइम के लिए था, तो मैं गारंटी के साथ बोल सके कोई भी ऐसी मशीन उस टाइम में अवेलेबल नहीं थी जो कि राइट एंगल में प्लाईवुड को काट सके। ठीक है, खट्टर जी CM साहब ने बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज बोली है एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर हमें एक्सपोर्ट करना है, सबसे पहले हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और दूसरा जो है प्रॉपर टिम्बर होनी चाहिए। तीसरी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। जब तक हमारी प्रोडक्टिविटी, बोला था मुझे जब मैं वेस्ट इंडिया में था तो मुझे 3-4 महीने एक जापानीज फर्म के साथ काम करने का मौका मिला था। उनके साथ मैंने जब काम किया तो उन्होंने कुछ हमें कार्ड फर्नीचर और कार्ड आइटम्स के ऑर्डर दिए, कुछ इन लेके दिए, जो हम लोगों ने अपने प्लाईवुड के साथ अमेलिएट करके बना के उनको दिए। उस सिलसिले में मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। सहारनपुर में कोई 2-3 महीने मैंने लगाए थे, जोधपुर में लगाए थे, मैसूर में लगाए थे। उन्होंने कुछ अपने 10-12 टेक्नीशियन भेजे थे। उन्हें पहले हम क्या जो प्रोड्यूस करते थे, उसके बाद किया। कहने का मतलब कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है जापानीज के मुकाबले में इट वाज नॉट इवन मोर देन 5%। तो हमें तो क्या करना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें स्किल इंप्रूव करना है। ठीक है, अब हमारे साथ नवल जी भी हैं जो कि चेयरमैन हैं सा मिलर एसोसिएशन के लिए। तो मैं बोला ये जो क्राइसिस क्रिएट हुआ कि वी हैव टेकन द रॉन्ग प्रायोरिटीज। हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए थी कि जब शुरू हुई एग्रोफॉरेस्ट्री, हमें ये सोचना चाहिए था कि
एग्रोफॉरेस्ट्री टिम्बर जो आती हैं ये यंगर होती हैं, इसमें जो लाइट टिम्बर होती है सैपवुड ज्यादा होता है, दे आर मोर ससेप्टेबल टू माइक्रो बायोलॉजिकल अटैक्स एंड उसके लिए हमें सब कुछ चाहिए होता है, उसको कैसे कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, पांडे जी हैं, मैंने भी विजिट किया, अब्रॉड किया है। कितने हमारे क्लस्टर्स और फर्नीचर के हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के हैं, हाउ मेनी सीजनिंग किल्स आर देयर इवन टुडे। मैं देखता जो सीजनिंग किल जो मैंने देखी है इसमें सहारनपुर के एरिया में या जोधपुर के एरिया। अमरीक सर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि समय की थोड़ी सी पाबंदी है हमारे पास। ठीक है, और आता हूं, हाँ जी, थैंक यू। तो हाँ, है कि हमारी प्रायोरिटीज रॉन्ग थी। हमें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर reconstituted boards, we should have concentrated on solid boards, which is available in plenty. ये नहीं कि ग्लू लैम्प हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, क्रॉस टिम्बर नहीं, क्रॉस लेमिनेशन टिम्बर नहीं है, कम्ब्रेक नहीं है, ये सारी। अगर आप भी आज भी जाओगे वेस्ट इंडिया प्लाईवुड के सिस्टर कंपनीज में, आप देखें ग्लू लैम्प स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बनाए थे आज से 4-5 डिकेड पहले, आज भी स्टैंड कर रहे हैं। क्रॉस लेमिनेटेड वो स्टैंड कर रहे हैं। क्रॉस लेमिनेटेड टिम्बर हम लोगों ने यूज की थी फॉर डिफेंस के लिए, फॉर मेकिंग गन वेल्स फॉर द pontoon ब्रिजेस, वो आज भी इंटेक्ट है। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ी इंडस्ट्री कैसे भी ये कर सकती हैं, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री है उनको ये करना बहुत सपोर्ट करना। नेक्स्ट पांडे साहब को चीफ मिनिस्टर के पास में जाना है मीटिंग के लिए, प्लीज जल्दी वाइंड अप करिए। ठीक है, तो ये चीज करना है। तो इन चीजों को मैं ये सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप 3 चीजों पर ध्यान दीजिए। एक तो प्रोडक्टिविटी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा दी राइट टिम्बर डेवलपमेंट। नो साइंटिस्ट, नो फॉरेस्टर, नो टेक्नोलॉजी, नो इंडस्ट्री के डेवलप ऑन देयर ओन। हमें वो एक कॉम्बिनेशन सबकी चाहिए, उसके साथ ही हम आगे बढ़ सकेंगे। नहीं बढ़ेंगे, इनका सहयोग जरूरी है। खाली ए फॉरेस्टर इज नॉट एनफ, ए साइंटिस्ट इज नॉट एनफ, ए टेक्नोलॉजिस्ट इज नॉट एनफ, इंडस्ट्री इज नॉट एनफ, इट हैज टू बी कोऑपरेटिव वेंचर। जितना मुझे टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। आई हैव नॉट टच्ड अपॉन रीजनिंग, आई हैव नॉट टच्ड अपॉन द टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव नॉट टच्ड ऑन द पैनल प्रोडक्ट बिकॉज़ टाइम इज वेरी शॉर्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। हमें पांडे सर से रिक्वेस्ट करूंगी बिकॉज उनके पास समय की थोड़ी सी शॉर्टेज है। सर प्लीज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं जॉली जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे अवसर दिया है कि मैं इस अगस्त गैदरिंग में, जहाँ काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स, एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट और रिनोन पर्सनालिटीज फ्रॉम इंडस्ट्री ने ज्वाइन किया हुआ है। आई एम सॉरी, मुझे मुझे कट शॉर्ट करना पड़ा क्योंकि एक मीटिंग 12 o'clock है रिगार्डिंग वन मोर इशू ऑन फॉरेन एक्सपोर्ट्स इटसेल्फ, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा था, इसलिए मैंने किया। बट आई वुड हैव रियली लव टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द सेशन। तो मेरा ये जस्ट बिफोर आई स्टार्ट कुछ इश्यूज हैं जो मैं डेफिनेटली फ्लैग करना चाहूँगा कि इंडिया ने अभी लेटेस्ट आप अगर देखेंगे डेटा तो 400 प्लस बिलियन US$ का एक्सपोर्ट किया है, विच शोज आवर रेजिलियंस। हमारा रेजिलियंस कितना है, हमारी इकोनॉमी में क्या स्ट्रेंथ है और किस तरह सारी जो आज की ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं इस देश के पास, उसको जो आज की गवर्नेंस सिस्टम है तमाम राज्यों की और भारत सरकार की, उसके तहत काम करते हुए लगातार जो है एक्सपोर्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये अगर हम देखेंगे किसी भी कंट्री में, जब वो लोअर इनकम से लोअर मिडिल इनकम में जाती है, लो इनकम से, या लोअर मिडिल इनकम से अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी में जाता है, ग्रेजुएशन होता है, तो अक्रॉस द ग्लोब कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ता है। कंजम्पशन बढ़ता है, लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं, एंड ये हम लोग विटनेस कर रहे हैं इवन विद इन आवर कंट्री। तो
इन सब में जो हमारा कंजम्पशन बढ़ता है उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है हाउसिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और तमाम जगह जहाँ पे प्लाईवुड इंडस्ट्री का और वुड रिलेटेड प्रोडक्ट्स का यूसेज बहुत ज़्यादा है। तो यस, देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी। मैं इसको क्राइसिस सिचुएशन नहीं कहूँगा, ऑल्दो आज का टॉपिक क्राइसिस है, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली। और जिस तरह से आज के देश में जिस तरह हमारे यहाँ नेतृत्व है तमाम राज्यों में, तमाम एट द कंट्री लेवल ऑल्सो, जिस तरह का फोकस दिया जा रहा है टू इंटरेक्ट मोर, जो भारत के दूतावास स्थित हैं बाहर, इंडियन मिशंस हैं जो यहाँ पे कंट्री के देशों के जो यहाँ मिशंस हैं, जो जिस तरह का अब गवर्नेंस सिस्टम है, जो पहले कभी राज्य ज़्यादा सोचते नहीं थे कि बाहर के देशों के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, इन सब के जो गवर्नेंस का पूरा एक रेजिम चेंज हुआ है, एक पूरा सिस्टम चेंज हुआ है। और उसका बड़ा हेल्प है कि हम कैसे इस पूरे ग्लोबलाइजेशन के दौर में अपने एक्सपोर्ट्स को, अपने स्पेशली फोकसिंग ऑन प्लाईवुड एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सके। जो इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री है, मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट 3.25 US बिलियन डॉलर्स की है, विच इज ग्रेट। वी आर एक्सपेक्टिंग, जो आज का ग्रोथ रेट है 6% के आसपास, इट विल ग्रो टू 4.5 US बिलियन डॉलर्स बाय 2027। लेकिन यस, ये बिल्कुल बात सही है, जैसे मेरे से पहले भी कई सारे वक्ताओं ने ये बात रखी है कि हमारा प्लाईवुड इंडस्ट्री जो है और वुड बेस्ड इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट सिनेरियो में बहुत कम पार्टिसिपेशन है, और उसका जस्टिफाइड रीजंस है। कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रेजुएट करती है तो एक ग्रेजुएशन के स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं। हमारी डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज़्यादा है कि बिजनेसमैन, हम जितना हम सारे पब्लिक पॉलिसी मेकर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, आई कंसिडर बिजनेसमैन एज द मोस्ट स्मार्ट और एक्टिव पर्सन, बिकॉज उसको पता है कि आज की डेट में मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं लोकल ही कंजम्पशन से मैं अपना प्रॉफिट बना सकता हूँ, और एक मार्केट है जो लोकल मार्केट वो मिली हुई थी। इसलिए ये कहना कि हम आगे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे या कोई इश्यूज रहेंगे, आज की डेट में वो कंपटीशन इसलिए नहीं था क्योंकि कंपटीशन जो हमारे पास लोकल कंजम्पशन था वहाँ पे क्वालिटी के इतने इश्यूज नहीं थे, लोग ले रहे थे। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जिस तरह से हमारी कंट्री में इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, स्पेशली अगर आप एनसीआर रीजन में जाइए तो गुड़गांव में जो एवरेज, एक स्टडी हुई थी कि जो एवरेज फर्नीचर हम लोग के फोर फादर्स 25-25 साल चलाते थे, दे ऑल चेंज्ड। नाउ एवरी 5 years गुड़गांव का जो आईटी का जो एम्प्लॉयर है वो 5 साल में फर्नीचर बदल रहा है, 5 साल में घर बदल रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर नॉट विटनेसिंग एज अ बाई प्रोडक्ट, जो हमें इस तरह के ये हमारा जो क्वालिटी का जो बहुत जोर तमाम मेरे से पहले स्पीकर्स ने दिया है। एंड लेट मी अश्योर यू, लेट मी टेल यू कि जो एनसीआर जो सबसे बड़ा कंजम्पशन बेस है, ऑलमोस्ट 11% पॉपुलेशन है, एंड इट्स अ ह्यूज कंजम्पशन बेस। वहाँ पे आज की डेट में एक्सेस, जो हमारा कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आया था आईटी का, उसकी वजह से everyone has access to Amazon, everyone has access to eBay, तमाम सारी वेबसाइट पोर्टल्स हैं जहाँ पे वो बेस्ट क्वालिटी का भी मटेरियल किसी भी तरह का खरीद रहे हैं। तो वो जो एक एप्रीहेंशन है हमारे सबके उसमें कि क्वालिटी प्रोडक्ट इंडिया में कंज्यूम नहीं होंगे, या हम केवल सब सर्वेंट सब लेवल क्वालिटी लेवल का ही कंजम्पशन इंडियंस कर रहे हैं, ये कहना उतना उचित नहीं होगा। आज की डेट में ग्रोइंग इकोनॉमीज में ये हमेशा होता है कि द लेवल ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो क्वालिटी इज डेफिनेटली a challenge which we have to meet। and जहाँ तक मतलब अगर हरियाणा की मैं स्पेसिफिक बात करूँ, हरियाणा के जो मतलब हमारे पुराना इतिहास भी रहा है, अगर मैं बात करूँ तो हमने हमेशा, हरियाणा ने साइंटिस्ट की बदौलत, साइंटिस्ट के साथ काम करके, फार्मर्स के साथ काम करके एक रेवोल्यूशन लाया। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, उस समय भी किसी ने सोचा नहीं था कि फूड इनसिक्योरिटी के वक्त हरियाणा एक ऐसा राज्य उभर के आएगा, हरियाणा और पंजाब, जो पूरे कंट्री को एकदम पूरा फूड सिक्योर बना देगा और इवन एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। इसी तरह की बातें आई एम श्योर उस वक्त भी होती होंगी कि कैसे हम आज एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम तो खुद ही नहीं खाना खिला पा रहे हैं अपने देश की जनता को। तो ये एप्रीहेंशंस बिल्कुल सही हैं, तमाम मेरे सीनियर्स और वक्ताओं ने ये कहा है कि, लेकिन लेट मी टेल यू, हरियाणा हैज नॉट ओनली शोन एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन दी 60% ऑफ बासमती करंटली इज बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ होल वर्ल्ड का एक्सपोर्ट जो है, होल इंडिया का एक्सपोर्ट 60% हरियाणा करता है। अगर मैं व्हीकल्स की बात करूँ, व्हीकल्स ऑटो सेक्टर, हरियाणा ने कभी नहीं, किसी ने सोचा था कि हरियाणा इस तरह से एक हब होगा जहां से इतनी बड़ी संख्या में, आज लगभग 50% से ज्यादा व्हीकल्स जो है हरियाणा में बनते हैं।
80% जो है टू व्हीलर्स हरियाणा से बन रहे हैं, और तमाम देशों में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लग्जूरियस व्हीकल्स बन रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये जो ये हमारा एक एप्रीहेंशन है और बड़ा वैलिड एप्रीहेंशन है, लेकिन हमें अपने साइंटिस्ट, अपने जो उद्यमियों, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन पे पूरा भरोसा रखते हुए अगर सरकार और इन सबके साथ मिलकर हम काम करेंगे तो देयर इज नो डाउट एट ऑल इन माय माइंड कि हरियाणा विल अगेन एक्सेल as it has excelled in the field of, in the field of auto sector, in the field of IT sector. आज हरियाणा पूरे कंट्री का 1/3 IT एक्सपोर्ट करता है, IT सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। आज हरियाणा जो है इवन आप अगर स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करें, आउट 33% जो है मेडल्स, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द कंट्रीज मेडल इज एक्चुअली बैक्ड बाय हरियाणा। तो हरियाणा की कैपेबिलिटीज है, आई एम श्योर सभी राज्यों की कैपेबिलिटीज है, बट हमारे यहाँ हरियाणा में जिस तरह का गवर्नेंस शुरू से रहा है, नॉट ओनली दिस गवर्नेंस बट एक गवर्नेंस मैकेनिज्म रहा है, प्रोएक्टिव रहना, फॉरवर्ड लुकिंग रहना, जिसकी वजह से आप देखिए कि तमाम हमारे उद्यमियों ने उस मौके का पूरा लाभ भी उठाया है, और जिसकी वजह से आज जो है हरियाणा प्लाईवुड कैपिटल ही नहीं है, आज हरियाणा नॉन लेदर इंडस्ट्री, नॉन लेदर शूज जो है, दैट इज हरियाणाज बिग हब। आप अगर बहादुरगढ़ की बात करें तो लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। इट इज वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट हब मैन्युफैक्चरिंग अपना नॉन लेदर शूज। तो ये जो हरियाणा की एक खासियत है कि जिस चीज को हरियाणा ठान लेता है और जिस चीज को उन्होंने किया है उसमें हमेशा एक्सेल किया है, और जॉली साहब से एग्री भी करेंगे, और हमारे तमाम जो मेरे बाद भी स्पीकर्स आएंगे, मेरे ख्याल से सप्रा साहब भी शायद आएंगे, तो he will also speak. I will not speak much about the technical aspect of because there are far superior speakers than me, I consider, जिनको पूरी टेक्नोलॉजी, and I have full faith in the scientists sitting with us, in the senior technocrats sitting with us, कि हम लोग अगर we work together we will definitely excel. जहाँ तक ये yes, there are few points that we need to cater. हमें ऑटोमेशन का जमाना आ रहा है, जैसे जैसे कॉस्टिंग बढ़ती है, लेबर कॉस्ट बढ़ता है, कोई भी कंट्री जब ग्रेजुएट करता है अपनी इकोनॉमीज में, तो उसका एक उसकी जो लेबर कैपिटल जो है, दैट वेजेस, कॉस्ट ऑफ वेजेस इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ वेज इंक्रीज होता है, जैसे जब हर जगह सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वी आर टॉकिंग ऑफ इंडस्ट्री 4.0 आज बात कर रहे हैं, हर जगह सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, तो डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू कि हम 5 साल बाद अगर इस टॉपिक पे बात करेंगे, द होल लैंडस्केप ऑफ प्लाईवुड इंडस्ट्री माइट हैव चेंज, द होल लैंडस्केप ऑफ दिस इंडस्ट्री वुड चेंज, क्योंकि जिस तरह के स्किल सेट, जिस तरह के ऑटोमेशन आज हम बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, आई कैन अश्योर यू देयर आर अक्रॉस द ग्लोब तमाम ऐसे अभी लोग बैठे होंगे जो इसी टॉपिक पे इस तरह के रिसर्च और नए इनोवेशंस कर रहे होंगे, नई प्रोसेस इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन कर रहे होंगे, जिनसे आज जो है एक अच्छी चीज ये है कि जहाँ एक तरफ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जहाँ हमें कम्पीट करना है, बहुत ही टफ चैलेंजेस हमारे सामने, वहीं एक कम्युनिकेशन चैलेंज, जैसे आज हम लोग विदाउट मीटिंग ऑल्सो वी आर डिस्कसिंग थिंग्स, तो इस तरह के कम्युनिकेशन जो रेवोल्यूशन हुआ है, और इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री रिमूव हुई है, जो जो इकोनॉमी को ग्रोथ देती है, जो मार्केट फेलियर हमारा क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहता है, उसको दूर करने के लिए, तो दिस हैज रियली हेल्प। तो हमें लगातार इस तरह के जो हमारे वेबिनार्स हैं, डिस्कशंस हैं, पैनल्स, इससे बहुत चीजें बाहर आ सकती हैं, जिससे हम लोग अपना आवर रोड मैप और आवर एक्शन प्लान कैन बी इम्प्रूव्ड एंड वी कैन रियली वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट। जैसा मैंने पहले बताया कि पॉलिसी इनोवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई कंसिडर आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एज अ पॉलिसी इनोवेटर। वो लगातार सोचते रहते हैं कि मैं अपने राज्य के लिए क्या पॉलिसी इनोवेट करूं, जिससे जो है न केवल फार्मर्स का बल्कि इंडस्ट्रीज का, जितने हमारे लोग आम जनता उसके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट इज वन पॉलिसी इनोवेशन विच आई थिंक इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द होल ऑफ कंट्री, जो एक डिपार्टमेंट बनाया गया, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, फोकसिंग स्पेसिफिकली on not only exports. The export is one vertical. We are also focusing on foreign investments, outbound investments hai, inbound investments hai. It is just a single point of contact for all foreign engagements in academic institutions. अभी हम लोगों ने 4-5, although we are just 1 year old, हम लोग अभी 1 साल हुआ किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, मेरे जो ब्यूरोक्रेसी से आए हुए लोग हैं उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि 1 साल में कोई डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता, बट स्टिल विद इन दैट लिमिटेशन वी हैव ऑलमोस्ट, हम लोग इस समय 40+
इंडियन एम्बेसीज जो बाहर हैं हमारे, और लगभग 25 से 30 देशों के साथ यहाँ पे अब्रॉड एजेंसी फॉरेन कंट्रीज की जो एम्बेसीज हैं उनसे टच में है लगातार। 7 हम लोग ने एमओयू भी कर लिए हैं। उसका नेक्स्ट लेवल एमओयू तो एक इट इज जस्ट अ फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन, बट उसका नेक्स्ट लेवल की फोकस सेक्टोरल कैसे हम लोग उस पर फोकस कर सकते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। एज अ जैसा बताया भी कि अब मैं उसको आई विल नॉट गो इनटू नॉट रिपीट दैट। प्लाईवुड कॉन्क्लेव में हमने काम किया। प्लाईवुड कॉन्क्लेव फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जिसमें लगभग 300 इंडस्ट्री ओनर्स खुद एक प्लेटफॉर्म पे आए थे। एंड ऑनरेबल सीएम हैज मेड लॉट ऑफ अनाउंसमेंट, डॉक्टर मोहंती सर हैज ऑलरेडी ब्रीफ्ड अबाउट दैट, आई विल नॉट रिपीट दैट, बट वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्टेज। ये तो एक सिर्फ अनाउंसमेंट थी, हम ऑलरेडी एक पेपर पे काम कर रहे हैं जिसको डेवलप करने जा रहे हैं। मीटिंग व्हाट आर द मार्केट कंपोनेंट्स, मार्केट में कंपटीशन क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, एंड वी विल बी सीकिंग ऑल योर सपोर्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द बोर्ड हु आर सिटिंग हियर, जहाँ पे हमारे साइंटिस्ट कोलीग्स हैं, हमारे साथ प्लाईवुड इंडस्ट्री के तमाम लीडर्स हैं। इन सबसे बात करने के बाद हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि कैसे जो हरियाणा हर फील्ड में जिसमें एक्सेल किया है, और आई एम श्योर वी विल क्रिएट अ मॉडल अगेन फॉर all this sector also, how to enhance exports. I would have spoken much, but I'm really sorry and कि मुझे जो है I will have to leave because it takes around 15 to 20 minutes to go to the camp office. I'm really glad कि मुझे जॉली साहब ने मौका दिया और मैं सुन पाया, और I'm also enlightened with Dr. Mohanty's speech as well as चौहान साहब ने जो बताया, और अमरीक सर जो है बहुत is a veteran in this field. I've spoken to him over telephone and he's always a guide. Thank you so much for inviting me, and I wish really to see if we can have some outcome document of this. We will definitely incorporate a lot of these things in our own documentation after the Plywood Conclave. I am grateful to all the dignitaries who are present here and those who have invited me. I wish a lot of success to everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Pandey sir, आपने इंसेंटिव के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन एक कॉन्क्लेव में एक बात उठी थी फ्रेट सब्सिडी के बारे में। जी, फ्रेट सब्सिडी बहुत कम है हरियाणा से। यस, फ्रेट सब्सिडी हमारी जो है शायद 1% FOB है, बाय रोड मैक्सिमम अप टू 10 lakhs है, एंड ऑन न्यू एक्सपोर्टिंग जो MSME यूनिट्स हैं उनके लिए न्यू, और जो AB कैटेगरी है उनके लिए 5 लाख का है। वी कैन सी क्वेश्चन ये होता है कि वी कैन सी अदर मॉडल्स ऑफ अदर गवर्नमेंट्स, सो दिस कैन एक्ट एज अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास नॉलेज आपके पास है, कोई किसी और प्रदेश में कोई बेटर पॉलिसी बनाते हैं, तो हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। आई एम श्योर वी कैन इन्वॉल्व अदर स्टेट्स पॉलिसीज ऑल्सो। हमसे भी बहुत सारी चीजें दूसरे स्टेट सीखते हैं, हम भी दूसरे स्टेट से बहुत कुछ नॉलेज ले सकते हैं, एंड वी कैन फॉर्मुलेट पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू दैट। एक और मुद्दा था कि यमुनानगर जो है वो ड्राई पोर्ट बनना चाहिए, तो उसमें भी शायद कुछ एडवांसमेंट हो रही है क्या? हाँ, वो ड्राई पोर्ट के लिए पेपर, आई मीन द कॉन्सेप्ट नोट इज ऑलरेडी रेडी, एंड आई थिंक होपफुली वो जो डिमांड है दैट विल बी फुलफिल्ड। Okay, sir. Thank you. Thank you so much. I'm really sorry, I have to leave it. Thank you, sir. Thank you, Pandey sir. और अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री RK सप्रा जी को। सप्रा सर, प्लीज। मुझे सप्रा सर इसमें शायद दिखे नहीं है, तो आप नेक्स्ट। हाँ जी, तो सप्रा सर से जब भी वो आएंगे तो हम बात करेंगे। और अब मैं जो हमारे रेस्ट ऑफ द पैनलिस्ट है मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे साथ आज हैं डॉक्टर SK नाथ। 30 वर्षों तक IPI RTI में अपनी सेवाएं देने के बाद 2015 में जॉइंट डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड हुए। डॉक्टर SK नाथ ने प्लाई एंड एडिसिव टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा CSIRO ऑस्ट्रेलिया से किया है। Dr. Nath is experienced in utilization of plantation timber for manufacturing of plywood with respect to gluing and pre-pressing techniques and technology which are being widely used by the plywood industries.
His book Plywood Manufacturing Practices in India is the only book on plywood manufacturing by an Indian author and referred as the textbook in the industry. Shri D.P. Khali हमारे साथ हैं. Shri D.P. Khali is a scientist G at Composite Wood Discipline Department of FRI. His research includes work on wood composites, chemical kinetics of stress relaxation of wood blocks, wood-water interaction, withering of wood surfaces, etc. Some of his important research contributions are development of combi ply and combi LVL using plantation species to improve the functional properties of plywood, development of reconstituted wood from restructured bamboo which exhibited excellent physical and mechanical properties, development of treatment methodology of plywood and other composite wood items with fire retardant chemicals for enhancing their properties, development of 4 fire retardant compositions. He is a member of Timber Development Association of India, Indian Academy of Wood Sciences. He is a member of CED 20, 11 and 9 of Bureau of Indian Standard and a member of Academic Council, Research Degree Committee and Board of Studies of FRI देहरादून. हमारे साथ हैं आज साइंटिस्ट सुजाता डी. 1999 से इप्रिटी एडिसिव टेक्नोलॉजी डिवीजन में प्लाईवुड और बैम्बू मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिसर्च में आप सहयोग दे रही हैं, खासकर नेचुरल ओरिजिन के विभिन्न रिन्यूएबल मटेरियल से बायो एडिसिव डेवलप करने में. उद्योगों में विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग समस्याओं का समाधान फील्ड विजिट द्वारा करती हैं और नए उद्योग लगवाने में भी आप सहयोग करती हैं. 150 से अधिक रिसर्च पेपर्स के अलावा सिंथेटिक रेजिन एडिसिव फॉर प्लाईवुड विद प्लाईवुड नामक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है आपकी. इनके द्वारा अप्लाई किए हुए 5 पेटेंट मिल चुके हैं और दूसरे 5 अप्लाइड हैं. नवल केडिया जी हैं हमारे साथ, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन सॉ मिलर्स एंड अलाइड इंडस्ट्री के. हेलो, सप्रा साहब हैं बैठे हुए, ट्राई कर लीजिए अगर सप्रा साहब का कनेक्शन होता है तो. ओके. तो मैं जो हमारे बाकी पैनलिस्ट, आप सभी का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद में सप्रा साहब को बुला लीजिएगा. सप्रा साहब हैं, दे दिया इंट्रोडक्शन, दे दिया. जिस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनको एक बार मैं चेक करवा लेता हूं तब तक. ओके. प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टिम्बर मर्चेंट्स एसोसिएशन सॉ मिलर्स एंड अलाइड इंडस्ट्री के वर्तमान प्रेसिडेंट श्री नवल केडिया बंगाल टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं. He has experience of wood business for more than 50 years and started critical new avenues ventures as and when needed for self and country. कास्ट उद्योग की समस्याओं को समझने और इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए FRI, IWST, IIP, BIS, एग्री यूनिवर्सिटी एवं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से हमेशा संपर्क बनाए रखते हैं. श्री गजेंद्र राजपूत जी हैं हमारे साथ. WTA के वाइस प्रेसिडेंट गजेंद्र राजपूत ने सन 2000 में FRI से वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में MSc करने के बाद प्रगति हाईटेक में ज्वाइन किया और वहां पर टेक्निकल हेड बन गए. इसके बाद कई कंपनियों में प्रोडक्शन मैनेजर रहने के बाद अब मूल रूप से यूपी नजीबाबाद में रहते हुए ही ऑल इंडिया में अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, स्पेशली LVL आदि डेंसिफाइड प्रोडक्ट्स में. मनोज गवारी जी हैं साथ में आज हमारे साथ. वुड टेक्नोलॉजीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी एवं ट्रेजरर मनोज गवारी बतौर क्वालिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट कई सारी नॉर्थ एवं साउथ की प्लाईवुड फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं. वुड साइंस एक्सपर्ट मनोज गवारी BIS के CED मेंबर है और ICFRI के एक्रेडिटेशन बोर्ड के अप्रूवर के रूप में FRI देहरादून से भी जुड़े हुए हैं. मिस्टर वैद्यनाथन हरिहरन, WTA के सीनियर एग्जीक्यूटिव मिस्टर वैद्यनाथन हरिहरन प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग के ट्रबल शूटर हैं. लो एमिशंस रेजिन्स और प्लाईवुड में नो एडेड फॉर्मेल्डिहाइड की स्पेशलाइजेशन के एक्सपर्ट हैं. हाई क्वालिटी प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, कॉयर एंड बैम्बू कंपोजिट में इनकी एक्सपर्टीज है. तो ये हैं आज के हमारे रेस्ट ऑफ द पैनलिस्ट. एंड जैसा कि बताया गया कि सप्रा सर अवेलेबल हैं, तो मैं सप्रा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर अपने विचार आज के इस मुद्दे पर रखें.
सप्रा सर आवाज आ रही है? प्रचेत जी जरा देखिए क्या बात है। Voice is not audible. तो नेक्स्ट जो है फिर ये ट्राई करते रहेंगे तब तक जो है नवल के लिए साहब जो आपका है शुरू करिए। सप्रा साहब से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट स्पीकर्स को इनवाइट करिए प्लीज। हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो है वो है डॉक्टर CN पांडे सर। तो मैं पांडे सर से रिक्वेस्ट करूंगी। हेलो। यस सर। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं प्लाईवुड इनसाइट को धन्यवाद देना चाहूंगा जो समय समय पर इस तरह का वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं और इंडस्ट्री की समस्याएं और कई प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने, सुटेबल टिम्बर के आइडेंटिफिकेशन, कौन सी स्पेसीज हमारे लिए बेस्ट होगी, समय समय पर रेजिन क्वालिटी, प्लाईवुड बनाने के ऑलमोस्ट जितने विषय हैं उस पर हमेशा चर्चा कराया करते हैं। जैसा कि आज का विषय है फ्रॉम क्राइसिस टू अपॉर्चुनिटी, तो मैं अपने को उसी पे रिस्ट्रिक्ट करूंगा। प्लाईवुड की समस्याओं से आप सभी लोग आई थिंक अवगत हैं, बहुत ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं है। सारे वैज्ञानिक ही यहाँ बैठे हैं, हमारे 2 जनरेशन के डायरेक्टर्स भी यहाँ बैठे हैं एंड दे आर प्रीटी वेल अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्लाईवुड इंडस्ट्री। दिक्कत ये है कि आवर प्रोडक्टिविटी, first of all, when we compare with the productivity of other country, it is very low. So that way, cost of the production of raw material itself is far, I think, more than what we are producing. Second thing, that machineries and equipment. I think हमारे सुभाष जी ने, अमरिक सिंह ने बिल्कुल सही बात बताई कि in most of the places, I think our machineries and equipment, they are not up to the mark. So we can't expect that they will manufacture the quality product. Third thing, even मैंने कई इंडस्ट्री में अपने पीरियड में जब विजिट किया तो वो देखा वहाँ पे जो भी केमिस्ट हैं और जो भी ट्रेंड पर्सन है या अनट्रेंड पर्सन है, they are not very much familiar about the quality of the resin, how best product they can make, so that they can product ही बनाना नहीं है बल्कि हमें तो we have to think of cost minimization also and recycling of the waste unless and until जिस पे हमें लगा बंसल साहब हमेशा बात करते रहते थे about the circular economy. So unless and until we think in totality that how we can minimize the cost and how we can improve the productivity and how we can compete in the international market so far as the quality is concerned. बड़े बड़े एक्सपर्ट हमारे बैठे हैं, डॉक्टर नाथ हैं, डॉक्टर सुजाता हैं, ये पार्टी के डायरेक्टर भी हैं और मोहंती साहब तो बैठे ही हैं, ये चेयरिंग द टुडेस सेशन। सो जहाँ तक रेजिन की क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आई एम श्योर देयर आर फ्यू कंपनीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग अप टू द मार्क क्वालिटी। अब कैसे इसको हम लोग एक्सपोर्ट की लाइन में लाएं? अनफॉर्चुनेटली पांडे जी चले गए, अदरवाइज मेरी तो सबमिशन उनसे यही थी कि लाइक अफ्रीकन कंट्रीज दे हैव ऑलवेज थॉट ऑफ हाउ टू एस्टैब्लिश बेस्ट कोलैबोरेशन विद द यूरोपियन कंट्री or with other timber importing country. So in the similar fashion, we should have also had a VPA, voluntary partnership agreement. That is what I wish actually. This is the right time. Luckily, we have got a foreign service officer with us from Haryana cadre. He could have been the role model actually
to take Jamnagar plywood industry in the international market. He can visit some of the European countries where there is a scope for exporting our product and sign an agreement that whatsoever product we will make, it will be made out of the sustainably managed agroforestry system. Now, the sustainably managed agroforestry system and chain of custody, it is not a very big task. In fact, we can convince them that our chain of custody, most of the big industry, particularly, I think, maintain complete data as soon as the raw material enter in their factory. And we also know that material basically originate from the agroforestry farmers field. So some arrangement can be made because these because these are the two different ways how material is reaching to our plywood industry. One is through mandis. Another is some of the factories are buying material directly from the farmers. And at both places, there is an opportunity and scope for getting our material identified, which will help in source of originating the material. And then once it reaches to factory, transported to the factory, and factory maintains each and every data with respect to volume and their further movement. So keeping all these things into mind, there will not be much problem in satisfying the need of the industry. And best would be that we should, we can take the help of ICFRE or we can take the help of EPRT in declaring our material, which is coming from a sustainably managed source. Of course, some attempts are being made by Bureau of Indian Standard also to develop chain of custody, but things should be made such a simpler. It's not that we don't have certification method. There is a PEFC, there is a FSC, but why it is not getting acceptable in the agroforestry industries? Because as you know, that farmers are fragmented. They are 0.1 hectare to 10 hectare, 20 hectare. How to pool them at under the one umbrella? That is becoming very, very difficult. But in a place like Jamnagar, which is the hub of the actually this plantation company and timber utilization company, plywood manufacturing company. So I request Mr. Jali to think in those terms to form an association of agroforestry manufacturer association along with the farmers association. And we can invite foreign buyers that see this is our producer and here is our manufacturer. And with respect to quality, we can always invite EPRT scientists who are quite competent as on date to provide any sort of certification like carbon standard or B0 plywood and make the product as per their requirement. Because manufacturing BIS standard is not very much important for exporter, for exporting the product. Product has to be made as per the standard of the European country or American country or ASTM and all those standards are there. And I am sure that our Indian standards are quite robust. It's a quite stringent, I think we have made the criteria. Definitely it will qualify to any of the country's standard, except with respect to formaldehyde emission, for which I think our scientists have already made a lot of improvement, and some of the companies in MDF and plywood also, they are making carb products. So there should not be a problem. Only my submission is let us go and follow the model of VPA, Voluntary Partnership Agreement. That is the first and foremost, I think, emphasis which our country leaders, which our country bureaucrats should keep in mind. And time to time, they should also invite some of these EU countries and wherever there is a export opportunity. Because after China, I think China definitely will not be finding place no more in European country. Now, what has China started doing? That they are routing their material through Vietnam.
But still, I think European nation have got still lot of inclination towards Indian form, and they consider it as one of the best partners actually for making a contract and reliability of the contract and genuinity of the material. So this is just my small suggestion, and but it can play a very, very important role if a lead is taken by our Haryana Forest Department or Haryana Industries and Farmers Association, and Sapra is very well here. So in front of him talking something about Haryana government, सूरज के सामने दिया दिलाने के बराबर है, जलाने के बराबर है. So with this, I must once again thank to Mohanty ji for chairing the meeting, and Mr. Jolly for inviting me for my views. Thank you. Thank you very much. Thank you Dr. Pandey, thank you so much. और सप्रा जी ने हमारे को ज्वाइन कर लिया है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और अपनी बात रखें. सर आप म्यूट पर हैं. तो वो कंफ्यूजन जो था बेसिकली जूम और यूट्यूब का हो गया. मैं यूट्यूब के ऊपर था इसलिए मैं नहीं कांटेक्ट कर पा रहा था. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा मोहंती जी का, मुझे याद किया. मोहंती जी हमारे पुराने मित्र हैं और मैं इनके टाइम में 2-3 बार इन्होंने बुलाया बेंगलोर में. हमारी पहली मुलाकात हुई थी चंडीगढ़ में जब इनकी बीओजी की मीटिंग थी, और वो फिर हमारा जो पहली मीटिंग थी वो कई बार जाके फिर मैच्योर हुई बेंगलोर में, और आज फिर इन्होंने याद किया तो आई एम हियर. दूसरा जॉली जी का धन्यवाद कि जॉली जी ने मोहंती जी के अनुरोध को स्वीकार किया. देखो ऐसा है कि हरियाणा तो बेसिकली प्रोग्रेसिव स्टेट है. हरियाणा को जब अलग किया गया था पंजाब से तो ये माना गया था कि बर्डन है पंजाब के ऊपर, सारे रिसोर्सेज हरियाणा के ऊपर खर्च होते हैं और पंजाब को कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए उसको एज ए बैकवर्ड स्टेट अलग कर दिया गया था पंजाब ने उसको. लेकिन जो यहाँ की कल्चर है, जो यहाँ की लोकेशनल एडवांटेज है, उसका आप देख रहे हो कि आज किस स्टेज पे हरियाणा पहुंच चुका है. जो बेसिकली हरियाणा ये प्लाईवुड भी जो बना है वो सारे पीछे डेवलपमेंट, अभी अमरीक सिंह जी बता रहे थे, ये 96 का डेवलपमेंट है. इंडस्ट्री पहले भी थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी. 96 के आने से यहाँ बूस्ट मिला और यहाँ के लोगों ने उसको कहाँ से कहाँ 50% तक यहाँ से प्लाईवुड बनती रही है. और अब एक्सपोर्ट का अगर सरकार ने चाहा तो आगे निकलेगी, कोई इसके अंदर रोक नहीं सकता, बिकॉज कल्चर ही ऐसी है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी ऐसी है, यहाँ के पॉलिटिशियन भी ऐसे हैं, दे विल टेक इट. और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, किसान हैं, सभी मिलके. सवाल है कि अब ये अगर बीड़ा उठाया है तो इट विल टेक टाइम. बेसिकली इंडस्ट्री का अपना रोल है जो कि इंडस्ट्री ने करना है. अगर आप देखेंगे बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है. मैं तो पहले कभी इंडस्ट्री में घुसा नहीं, फार्मर के पास जाता था, उसी की बात करता था, उसी की सुनता था. फिर मुझे चला कि अकेला फार्मर से कुछ नहीं काम चलेगा, तो इंडस्ट्री में मैंने जाना शुरू किया. समझ उस समय जब मैं 2000 की शुरू की बात कर रहा हूँ, तब भी एक विशाल प्रगति वाला होता था, वो तब भी एक्सपोर्ट की बात करता था. अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के अंदर भी लोग प्रोग्रेसिव हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े कम लोग हैं, अपने दम पे कर रहे हैं. सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है बिकॉज वो दे आर प्रोग्रेसिव. तो आज अगर बात हो रही है, अगर सरकार सपोर्ट करेगी तो निकले. एक तो मैं व्हाट आई फील कि जब तक बड़ी यूनिट्स नहीं आएंगे हम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे, ना ही वो क्वालिटी दे पाएंगे. हम अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए तो बॉदर नहीं करते क्वालिटी के लिए, बिकॉज कंज्यूमर कॉन्शियस नहीं है. लेकिन जो इंटरनेशनल आपका कंज्यूमर है वो कॉन्शियस है, उसके लिए तो क्वालिटी देनी पड़ेगी और कॉस्ट से भी कम्पीट करना पड़ेगा. फिर बार बार सुनते हैं कि जो हमारी जो लकड़ी है वो महंगी है, बिकॉज हमारी जो लकड़ी है वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ कम्पीट कर रही है. तो वी हैव टू वर्क हार्ड कि हम कैसे उसको कंपनसेट करें. सरकार से क्या कहें कि भाई हमारी लकड़ी महंगी है तो हमें इस ढंग से कंपनसेट करो, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो हमें ही बनाने हैं. कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंडस्ट्री ने ही करनी है. इंडस्ट्री ने अपना काम करना है, फार्मर ने अपना काम करना है और किसान ने अपना काम करना है. तो इसमें तीनों जब मिलके बैठेंगे, अपने अपने सेक्टर में काम करेंगे, तो व्हाट आई फील कि सबसे बड़ा तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ना चाहिए. अगर हमने एक्सपोर्ट करना है, चाहे फॉरेन प्लेयर्स बुलाएं, चाहे अपने इंडिया के प्लेयर्स बुलाएं. मैं तो पांडे जी से पर्सनली रिक्वेस्ट किया, पांडे जी ने लाइसेंस भी अप्लाई किया यमुनानगर के लिए.
मेरे कहने से। तो जब तक बड़े प्लेयर्स नहीं आएंगे एक्सपोर्ट को बूस्ट यमुनानगर से नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना सोचना है। दूसरा इसका लाइसेंसिंग का था। लाइसेंसिंग के लिए भी पीछे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिस कमेटी में मेंबर हूँ वहां पे ये डिस्कशन आया कि जो हम ये हर 2 साल में ISFR की रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, इसको 2 पार्ट में बांट दें। एक TF की रिपोर्ट हो, एक साल में TF की रिपोर्ट आए, दूसरे साल में फॉरेस्ट के बारे में रिपोर्ट आए, और TF की रिपोर्ट में जो वुड अवेलेबिलिटी है उसी के बेस पे लाइसेंसिंग हो जाए। ये जो बार बार कि ये रिपोर्ट गलत है, ये इसमें ये कमी है, वो इशू ही ना है। अब 3 साल से आपकी यूपी की लाइसेंसिंग रुकी हुई है। 2019 में लाइसेंस दे दिए थे, उसके ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। तो ये चीज डिस्कशन में आ चुकी है। क्या फैसला होगा मैं नहीं कह सकता, बट डिस्कशन में आई है एंड इट में मैच्योर आल्सो। तीसरा जो है सर्टिफिकेशन ऑफ वुड की हम बात कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन ऑफ वुड करवाना पड़ेगा तभी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ऑलरेडी यूपी की फॉरेस्ट कारपोरेशन है, उन्होंने अपना सर्टिफिकेशन वुड का करवा रखा है, सरकारी वुड का, और फार्मर वुड के लिए दे आर प्रोग्रेसिंग। सिमिलरली हमारी जो हरियाणा फॉरेस्ट कारपोरेशन है उसको भी इस लाइन में काम करना पड़ेगा। उनको फार्म वुड को सर्टिफाई कराना पड़ेगा। वो सर्टिफाई कराएंगे तभी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कि हमारी तो सारी जो वुड प्रोडक्ट्स हैं वो किसान की लकड़ी से है, और उसका सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। जो आज के सिस्टम 2 हैं, 2 में से कोई सिस्टम भी ले लें, PFC ले लें चाहे FSC ले लें, हमें सर्टिफाई कराने, कल को तीसरा सिस्टम आएगा उसको फॉलो कर लेंगे। वी शुड नॉट वेट कि हमारा कोई अपना लोकल सिस्टम है, लेट इट टेक्स ओन टाइम। दूसरा, अभी भी मैं यमुनानगर, देखो गढ़ है, मैंने 30 साल काम किया। मैंने हरियाणा में 84 में आया था, 31 साल काम किया। आज भी यमुनानगर में इंफीरियर प्लांट्स लगते हैं। आज भी जो उसकी प्रूनिंग होनी चाहिए प्लांट्स की वो नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हमें देखो, आज जो एग्रो फॉरेस्ट्री भी है ना वो ऑटो मोड में है। ऑटो मोड मीन्स कि किसान को लकड़ी उगा रहा है और मार्केट में लकड़ी महंगी बिक रही है और खेती के मुकाबले उसकी इनकम ज्यादा है। जैसे आपका यमुनानगर में इंफीरियर वुड प्रोडक्ट्स बिक रहा है, बिकॉज मार्केट में डिमांड है इंफीरियर वुड प्रोडक्ट्स की, कंज्यूमर अवेलेबल है, इसीलिए आप बना रहे हो। जिस दिन कंज्यूमर अवेयर हो जाएगा आपकी कोई वुड प्रोडक्ट्स को कोई नहीं खरीदेगा, आपको अपने आप इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसी हमारी जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो ऑटो मोड में है। किसान को इंफीरियर लगाता है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। वो आज भी सबसे पहले जो अच्छा वो बायर है वो विमको का बुक कराता है। बड़ी लिमिटेड सप्लाई है विमको की, हमारी भी लिमिटेड सप्लाई है। ज्यादातर प्राइवेट जो फार्मर्स है पॉपुलर वो उगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा और जो सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस चाहिए वो बताना पड़ेगा। नए मॉडल्स लाने पड़ेंगे, नए क्लोन्स लाने पड़ेंगे। एक्सटेंशन इतना आसान काम नहीं है, एक्सटेंशन तो डिपार्टमेंट के लोगों को करना ही पड़ेगा, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कोई सिस्टम तो हो ना। अब एग्रीकल्चर का कितना सिस्टम देखो, KG के हैं, KVKs हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, उनका इतना फार्म है, सारा काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट्री के लिए क्या कुछ भी नहीं है। जो क्लोन आ रहा है वो ITC ने डेवलप कर दिया, एक प्राइवेट नर्सरी वाला है उसने उगाना शुरू कर दिया और किसान जाता है लेके आ जाता है। उसको कितने क्लोन लगाने, किस क्लोन में क्या स्पेसिंग करनी है, और ये तो हमें एक्सटेंशन अगर करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और कम एरिया में ज्यादा वुड मिलेगी हमें। तो हमें जो अपनी नर्सरीज है एक्रेडिटेशन, कोई भी घटिया प्लांट की नर्सरी अलाउड नहीं होनी चाहिए। इट इज बेसिकली क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। देन इंसेंटिव, आज भी ट्री क्रॉप के साथ पार्शियलिटी है। जो सरकार फैसिलिटी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के फार्मर को देती है, लोन के रेट का देख लो आप, किसी का भी देख लो। मैं एक दफा बात कर रहा था, मैंने नेबार्ड की बहुत मीटिंग अटेंड करी है, वो कहते हैं जी जो हमारा लोनिंग का प्रोविजन है कोई यूज ही नहीं कर पा रहा है। तो मैंने पूछा क्या कारण है, कहा जी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर एग्रीकल्चर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही ट्री फार्मर्स के लिए होना चाहिए, व्हाई देयर शुड बी पार्शियलिटी। सो ऑल फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप शुड बी एक्सटेंडेड टू ट्री क्रॉप्स। देन MSP का मतलब नहीं कि आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, लेकिन सरकार को पता तो हो कि कॉस्ट ऑफ वुड प्रोडक्शन क्या आ रही है। अगर कॉस्ट ऑफ वुड प्रोडक्शन का पता है तो उसे पता चलेगा कि आज में मार्केट में रेट कॉस्ट ऑफ वुड प्रोडक्शन से ज्यादा है कि कम है। अगर कम है तो इंटरवेंशन की जरूरत है। आप प्रोक्योरमेंट सरकार नहीं कर सकती, लेकिन उनकी किसान की हेल्प तो कर सकती है। एक इनकी स्कीम है भाव्यांतर योजना सरकार की, अगर मान लो प्राइसेस नीचे जा रही है फार्मर कैन बी कंपनसेटेड फॉर इट। देन एक मेरा यह है कि जो आप जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सरकार फैसिलिटी देती है वही वुड बेस्ड इंडस्ट्री को देनी चाहिए, बिकॉज ये फार्मलैंड का प्रोड्यूस है। क्या उसमें क्या दिक्कत है? कोई हमारी वुड बेस्ड इंडस्ट्री को इतनी लंबी चौड़ी तो है नहीं कि उसको जरूरत नहीं है। जितना इंसेंटिव दोगे तभी ग्रो करेगी। ग्रेजुएट की बात कर रहे थे, तो ग्रेजुएट करें ना इंडस्ट्री को, उसमें कुछ इंडस्ट्री खुद करेगी, कुछ सरकार उसको सपोर्ट करे।
हम फूड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं बट वुड प्रोसेसिंग को सपोर्ट नहीं करते। देन कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, सरकार इसमें इनिशिएटिव ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ले। आज भी हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, 2 साल से हमारा जो प्रपोजल अभी मैच्योर नहीं हुआ कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का। टेरी ने प्रपोजल दिया था, गुजरात में पेमेंट की स्थिति आ गई है, आपके इवन पंजाब में पेमेंट की स्थिति आ गई है, लेकिन हमें हरियाणा वाले उसको नहीं निकाल पाए। रीजन बेस्ट नोन टू देम ओनली। देन सबसे बड़ी R&D की बात है। अभी हम बात कर रहे थे, हमारे अमरीक सिंह जी कह रहे थे कि भाई ये लकड़ी सुटेबल, देखो लकड़ी सुटेबल नहीं है तो बन क्यों रही है? लकड़ी तो देखो सुटेबल है, इसमें मैं मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं कि लकड़ी सुटेबल है, उसकी बन रही है, क्वालिटी ठीक आ रही है, उसको खरीदने वाला खरीद रहा है। अब सवाल है कि जो क्लोन्स हैं, मुझे याद है कि बिहानी साहब का स्टेटमेंट है कि जब से क्लोनल यूकेलिप्टस आया, हमारा जो ये क्लोनल यूकेलिप्टस है पॉपुलर से कम्पीट कर रहा है, वी आर गिविंग मोर प्राइस। तो ये तो एक इंडस्ट्री वाले बंदे का फीडबैक है। तो हमें अपने क्लोन्स की टेस्टिंग करनी चाहिए, चाहे वो यूकेलिप्टस के हैं, चाहे वो पॉपुलर के हैं। जो क्लोन्स बेटर हैं उसी की प्लाई बनाए, नए क्लोन डेवलप करें। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, वहां देखा एक प्लाईवुड डेवलपमेंट पे पूरी एक किताब थी वहां पे। तो ऐसी प्लाईवुड डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं क्लोन्स आ सकते हैं? अच्छा, फिर स्पीसी बदलनी है, बदलें, मिलिया डूबिया आए, लंबू आए, कोई मर्जी आए, लेकिन किसान को मॉडल तो दें कि यार तुम यूकेलिप्टस की जगह ये लगाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे। वी कैन नॉट बी फूल फार्मर। फार्मर इज इकोनॉमिस्ट, फार्मर साइंटिस्ट भी है, उसने मॉडल सारे खुद डेवलप किए हैं, कभी FRI ने डेवलप नहीं करके दिए जो किसान के। अगर आप खेतों पे जाओगे, उसकी तो हमें प्रोडक्टिविटी भी पता नहीं है, वो खुद ही हिट एंड ट्रायल करता है, उसको बेनिफिट होता है, वो अपना उसको अपना लेता है उसको। तो सीधी सी बात है, किसान साइंटिस्ट भी है, किसान इकोनॉमिस्ट भी है, तो ही कैन नॉट बी बिफूल्ड बाय एनीवन कि मैं कह दूं तो मेरे कहने से कोई नहीं करेगा, कोई भी, उसको पैसे मिलेंगे तो करेगा। तो हमें नए क्लोन बनाने चाहिए, नई स्पीसी लाए जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी इससे बेटर हो। और मैं आपको और बता दूं, इस समय आपके पूरे वर्ल्ड में फूड ग्रेन्स की कमी है। अब जो अगला सीजन आएगा, इवन आपका पैडी का आएगा या रबी का आएगा, उसके अंदर सरकार फोकस करेगी फूड ग्रेन्स के ऊपर, बिकॉज एक्सपोर्ट करना है, वर्ल्ड की डिमांड मीट करनी है। तो हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स ऐसे आए जो कि उसमें लकड़ी भी पैदा हो और फूड भी पैदा हो। वी कैन नॉट ग्रो वुड एट द कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन, बी क्लियर अबाउट इट। तो एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स हो, उनको ज्यादा पैसे मिले, दोनों चीज आए, हम फूड भी एक्सपोर्ट करें, वुड प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करें, देयर इज नो हार्म। इतनी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन है हमारे कंट्री के अंदर। अब मैंने देखा 50 क्यूबिक मीटर की वुड प्रोडक्शन हो रही है, और कई जगह देखो तो 15-20 ही हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई वहां पंगा है। जो किसान, जो जमीन को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, वो हम दे नहीं पा रहे, जो टेक्नोलॉजी चाह रही है वो नहीं दे पा रहे, ना प्रॉपर मॉडल है किसान वहाँ किसान को बताने के लिए। तो बहुत स्कोप है, रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी स्कोप है, सरकारी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक्सटेंशन का भी स्कोप है, और सरकार की पॉलिसी का भी स्कोप है। बेटर पॉलिसीज आएंगी, बिल्कुल किसान उगाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरा, ये जो पेपर के हमारे पांडे जी बात कर रहे थे, पांडे जी बताएं कि भाई ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इस स्टेक होल्डर को ये काम करना है। अभी वो उनका पाइपलाइन में है, जब वो आ जाएगा वो खुद बताएंगे कि जी डिपार्टमेंट को ये करना है, इंडस्ट्री को ये करना है, रिसर्च वाले को ये करना है, हर एक का रोल है। जो हम समझते हैं कि आज हमने यमुनानगर में तीर मार दिया, उसमें FRI का बहुत बड़ा रोल है। अगर FRI रिसर्च नहीं करती, यूकेलिप्टस और पॉपुलर का यूज किसने करना सिखाया? FRI ने करना सिखाया। भाई प्लाईवुड तो बहुत बाद में आई है। ये आपकी जो यहाँ की पेपर मिल है यमुनानगर की, इसने वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज करे पेपर मिल है। इसने इवन एकेसिया टोटलिस की रूट भी यूज करी है, रॉ मटेरियल है। नोबडी कैन इमेजिन कि एकेसिया टोटलिस की रूट इस पेपर मिल ने यूज करी है। तो FRI का बहुत बड़ा रोल है। लेट अस वर्क टुगेदर, इंडस्ट्री अपना रोल करे और बड़े प्लेयर्स आए। देखो अगर एक्सपोर्ट करना है, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बड़े प्लेयर्स को आना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस वही करेंगे, क्वालिटी वही लेके आएंगे, ठीक है ना। और ये जो बाकी लोग हैं दे विल फॉलो। हमेशा लीडर होता है इंडस्ट्री के अंदर, बाकी लोग फॉलो करते हैं। और सारे लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, 10-20% जो करना चाहे करें, जिनको सूट करता है, बिकॉज उसके लिए कैपेसिटी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। हर आदमी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो बहुत स्कोप है। we will succeed, it will happen because it was happening before that also, जब कोई एक्सपोर्ट की बात ही नहीं करता था। ये तो अभी सरकार ने की है। तो बिल्कुल स्कोप है, लेट अस वर्क टुगेदर। और बहुत स्कोप है, हरियाणा प्रोग्रेसिव है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट इज माय परसेप्शन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। Thank you so much, sir. Thank you.
और इससे पहले कि मैं अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट को बुलाऊं, मेरी सबसे एक विनम्र निवेदन ये रहेगा कि हमारे पास समय की थोड़ी सी सीमा रहती है, तो उसका ध्यान रखते हुए अपनी बात को समाप्त करें। और अब मैं बुलाना चाहूंगी कि श्री नवल केदिया जी को, कि वो आए और अपनी बात को रखें। अनम्यूट करें सर अपने आप को, केडिया जी। भी हो रहा? अभी सुनाई दे रहा? हाँ जी हो गया। हाँ, नमस्कार सर, आपकी फोटो गायब हो गई। मैं भी जॉली जी और प्लाई इनसाइट का बहुत आभारी हूँ कि हमें ये आज का ये मौका Recording in progress. सर, केडिया सर, आप म्यूट पर हैं। Am I audible now? Yes. हमारी अपनी फेडरेशन भारत सरकार की कई मिनिस्ट्री और कई उससे संपर्क में है, और कुछ हम लोग छोटा मोटा बहुत सुधार लाने में करते रहते हैं। आज की पैनल लिस्ट के अंदर में पैनल प्रोडक्ट, फॉरेस्ट, मशीनरी, सब डिपार्टमेंट के लोग लेजेंडरी सब बैठे हैं। उनके सामने में मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, ये बड़े सहयोगी रहा है, हमारे को काफी सहयोग मिला है। और आज का डिस्कशन है क्राइसिस टू अपॉर्चुनिटीज। Almost I am seeing here that most of पैनल प्रोडक्ट के रिलेटेड लोग यहाँ पर बैठे हैं और पैनल की ही ज्यादा बात हो रही है। जॉली जी ने मुझे कहा था कि सॉलिडवुड के बारे में जब बात करनी हो तो आप ही नजर आते हैं। सही बात है कि हम सॉलिडवुड के बारे में बहुत कुछ चेष्टाएं कर रहे हैं और हमारी दोनों की प्रॉब्लम सिमिलियर हैं, प्राय सिमिलियर हैं। एक्सपोर्ट की हमारे पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी अपॉर्चुनिटीज है वेयर वी कैन केडिया जी, आप फिर से अनम्यूट हो गए हैं। केडिया जी, आप फिर से म्यूट हो गए हैं। केडिया जी प्लीज, केडिया जी आप म्यूट हो गए हैं, दोबारा से अनम्यूट करें। जी फिर से दोबारा फिर हो गए हैं। अभी सही है सर? हाँ जी अब आइए। क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी में हम कैसे आए? एक तो ट्रेड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड स्लो बट सस्टेनेबल शिफ्ट फ्रॉम प्लास्टिक टू नेचुरल प्रोडक्ट, इन सब की बड़ी डिमांड है आज मार्केट के अंदर में पूरे वर्ल्ड वाइड। और हमारी IWST ने तो
IWST ने तो बहुत पहले स्लोगन दे रखा है, फूड इज गुड। बहुत पहले से उन्होंने ये स्लोगन दे रखा है। हमारी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज सॉलिड वुड में क्या है? वी कैन सेंड अपार्ट फ्रॉम पैनल फर्नीचर, जिसका एग्जांपल नॉट ओनली जयपुर जोधपुर, सो मेनी अदर स्टेट्स आर कमिंग अप। टॉयज, आपको शायद जानकारी नहीं हो, टॉयज के अंदर में हमने इंपोर्ट से ज्यादा अब एक्सपोर्ट में आ गए हैं। वी हैव कवर्ड इंपोर्ट से, अब हम एक्सपोर्ट में आ गए हैं। यदि डेडिकेशन है तो हम कर सकते हैं। किचनवेयर, सॉलिड वुड किचनवेयर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंडस्ट्रियल पैलेट्स। इंडस्ट्रियल पैलेट के बारे में मैं एक बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, कि हमारे जो देश में इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनती हैं, उनको जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो पैलेटाइजेशन किया जाता है, एंड वी डू नॉट केयर फॉर द पैलेटाइजेशन। इंडस्ट्री पैसा बचाने के लिए सही पैलेटाइजेशन नहीं करती है। जर्मनी में कंटेनर गया हुआ किसी ने खोलने के लिए ना कर दिया, उसमें इतनी बैड स्मेल, बैड फाउल आ रही थी कि nobody wanted to open that even। आज वो प्रोडक्ट सही था, only because of wrong choice of wood it was completely rejected। आज सोचिए कि 50 लाख का माल 50,000 की लकड़ी के लिए रिजेक्ट हो जाए, ये कितने दुर्भाग्य की बात है, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। तो इंडस्ट्रियल पैलेट्स की बहुत बड़ी डिमांड है, सॉलिड वुड की फ्लोरिंग्स की डिमांड है, एंड सॉन टिम्बर की भी अभी रिक्वायरमेंट्स आने लगी हैं। मैं पांडे जी से, पीएन पांडे जी सीजनिंग के महाराज बैठे हैं, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि गवर्नमेंट सीजनिंग को, चाहे डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट, सीजनिंग को मैंडेटरी कर दे, मस्ट। कि बगैर सीजनिंग के आप लकड़ी बेच ही नहीं सकते। ये यदि रूल आ जाता है तो वी विल बी ऑल वेयर। इसको मैंडेटरी करवा दीजिए कि डोमेस्टिक में भी नहीं बेच सकते। सीजनिंग इज द मस्ट। एंड सर, एलोबरेट स्किल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा जरूरत है हमें अभी स्किल ट्रेनिंग की। हमारी जो सॉ मिल्स हैं उनके अपग्रेडेशन के, जैसे अभी प्लाईवुड मिलों की बात हो रही थी, ऐसे ही जॉली साहब हमें सीजनिंग और सॉ मिल दोनों को जरा सा सुधार करवा के दीजिए मशीनरी में, सॉ मिलिंग में भी और सीजनिंग में भी। अभी किसी ने पिछले टाइम पे कहा था कि जोधपुर में जो सीजनिंग हो रही है दैट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। अभी सीजनिंग बराबर हमारे यहाँ मशीनरी नहीं बना रहे हैं, बिकॉज आवर पीपुल दोज हु आर यूजिंग दे आर नॉट दैट मच एक्सपर्ट। हर कुछ कमर्शियली देखा जा रहा है, नॉट टेक्निकली। Everything is being seen as commercially, not technically. We need technical improvement. और डेवलपमेंट, डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट चाहिए हमें। प्लाईवुड में तो शायद डिजाइनिंग की नहीं होती, लेकिन फर्नीचर के लिए वी आर लैकिंग इन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो। लाइक CPT है, मगर फिर भी प्राइवेटाइजेशन में हमें डिजाइनिंग यूनिट्स की जरूरत है। इंस्टीट्यूशंस, डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशंस भी नहीं। और मैं जहां तक बताऊं, प्लांटेशन आप कुछ भी करिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या पैनल इंडस्ट्री के कहने से आप फॉरेस्ट प्लांटेशन कुछ भी करिए,
सॉमिल वाले को जो मिलेगा उसका क्या यूज है वो करके सही बता देगा। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट ये है, इट शुड बी सेमी हार्ड। और जो फॉरेस्ट के यदि कोई आदमी यहाँ पे है, पर्सनैलिटी अभी है यहाँ पे है, स्पेशली जी के थ्रू मैं FRI तक पहुंचाना पाऊंगा, दैट टाइम नीड्स plantation of pine wood hilly area. Plantation of pine wood is must in hilly areas for export. Export के लिए यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में बगैर पाइन वुड के कोई एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं है। ISPM 15 is must for industrial pelletization. Likewise हमें पैलेटाइजेशन के लिए पाइन इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और इतना इंपोर्ट करना पड़ रहा है दैट यू कैनॉट इमेजिन। वी मस्ट गो फॉर प्लांटेशन ऑफ पाइन वुड इन हिली एरियाज। सर्टिफिकेशन IS15, दीज आर सॉलिड वुड की किसी भी चीज के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। FSC हम भी यही चाहेंगे कि हमारे देश में अपनी खुद की कोई सर्टिफिकेशन सिस्टम हो जाए तो वो सबसे बेस्ट होगी। एंड लास्ट, देयर इज एनफ होप एंड प्रपोजल्स, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ क्रिएटिंग करेक्ट एनर्जी। इंडस्ट्री, फॉरेस्ट और फार्मर्स सब मिलके करेंगे, we will succeed। मैं सप्रा जी का पूर्ण समर्थन करता हूं कि not only हरियाणा, whole country can do it। It should not be up to हरियाणा only, it should go to the entire country। मैं अभी यहाँ पे मोहंती साहब हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी पिछले हफ्ते मैं जाके आया हूं मोहंती साहब, पूरे उड़ीसा के अंदर में there is only one seasoning plant। There is only one seasoning plant in whole Odisha. Yeah. It is matter of very shocking matter. Whole Odisha, whereas there is so much of timber, there is not a single Chhattisgarh, there is not a single seasoning timber। मैंने IWST, FRI सबसे निवेदन किया था कि एक मोबाइल वैन करके कम से कम उसके बारे में अवेयरनेस, most important is awareness of seasoning among sawmillers and all the small छोटे उद्यमियों के लिए, चाहे वो खिलौना बनाते हैं या जो भी बनाते हैं, सीजनिंग के बारे में सबसे ज्यादा जरूरी उनको अवेयरनेस करवाना पूरी कंट्री के अंदर सबसे बड़ी आज के दिन डिमांड। प्लांटेशन आप कुछ भी करिए सर, हम उसको यूज करेंगे, हम उसका यूज बताएंगे। पैनल वालों की चॉइस हो सकती है, हमारी कोई चॉइस नहीं है। एनी वुड वी कैन यूज, एनी वुड वी कैन यूज एंड वी कैन मेक समथिंग आउट ऑफ दैट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में है डॉक्टर SK नाथ। मैं नाथ सर से रिक्वेस्ट करूंगी। Thank you. Thank to Fly Insight. Thank to Jolly Saab, my good friend. And all my predecessors who are speaking on different aspects of export of plywood and plywood industry or other panel industry. Just from my experience, I will talk something about export and the industry. Few days back, I was talking in a group of people who were talking about this possibility of export. And a common line or a common word come out of it. What is the necessity? What is the requirement for export? They were telling that uniform quality with full satisfaction of the customer's requirement. That is what is required for a product to sell anywhere, whether it is domestic market, whether it is an export market.
So few things come out of this. When you say about the qualities, the technology is the behind the story for making plywood. There is a special technology development institute in the country, IPT, which was supporting the panel industry for long. Today, whenever I visit the Western Belt plywood industries, everybody knows, and it has been talked in this forum also, that lack of technical manpower. We have a field station in Mohali. It was brought with the support of the industry and with the purpose for extension of technology and developing manpower to the industry. Unfortunately, it came out to be a testing center and could not fulfill the demand of the industry. So immediate necessary for support with technology to the industry is to enhance the facilities of training and technical support in terms of extension to the industry by the Mohali field station. If a part of PPT has to be shifted to Mohali, it is the necessity. It may sound impractical, but it is the truth. The small industry, even some big industry, cannot call a specialist time and again when they need. Extension, which is very much necessity, cannot be done in one shot by one visit. It requires repeated visit, training of the people on the floor level, and that requires scientists should visit repeatedly. And if it is established in one factory, other can easily copy, because lab to land is a big issue. The industry itself can facilitate it. They can approach the ministry to enlarge in all terms, technical, manpower, whether in other infrastructure requirement. An established industry institute like IPT should be shifted mostly to the place where the industry is. Otherwise, the purpose of a technical institute does not serve the real purpose. The industry is supposed to degrade. Degeneration will take place. There is no alternative to it. And industry can do it. Frequently it is bad. Why do industry does not support it? It is a government institute administered by the rules of Government of India. Let it be there. Cannot industry say to the government that if they had not the courage, that industry is giving lot of revenue in terms of GST to the government. What is the expenditure of PPT? 12, 13 lakh, 13 crores annually. It's a peanut. If government is having in terms of GST from the panel industry so much, what is the problem in giving money to the industry and developing a center, a full-fledged center with sufficient manpower to IPT Mohali? Industry in the Western Belt will definitely get the full technical power. Secondly, there are some problem in laboratory research and fundamental research. Problem with the scientist comes out if you don't do research which can form a publishable paper, either in the international journal or a national journal. He does not get the promotion.
So scientist has to lean down to it to have some so-called paper which may have little or none the applied component. It has to be converted into a technical paper so that it can go to the floor level. And scientists who are most expert in a applied research like institute, IPT, they should be promoted. How much technical support they have given to the industry, how much of it is research gone to the industry as technology. I have seen in my life, while I was in the institute, the expert who comes, they are from the academic institute. They ask for the paper. They ask for the knowledge of the field in the relevant subject, because they are also limited to that. But a technical institute, which is to support an industry and work in the floor level, they must, his promotion, his life, promotion of his life in the service should be given in terms of his contribution to the industry. And if the authority cannot do that, the institute degrades. The purpose of it, of the institute, is not fully served. All these words may sound very hard, but it is a truth. It is the industry who can enlarge the laboratory in Mohali, and they has to do it. They can approach the government if they are giving the GST to government, giving money to government. Part of it come for the development of the sector. Technical part should go to the technical institutes supporting the industry. This is one bottleneck, the technical part. Another part is talked about frequently, the cost of raw material, cost of our product, etc., etc. Everything is sold in the market, whether it is international market in any country or in our country. We do purchase low-cost Chinese good. There are customers who purchase high-cost, highly qualified material of Chinese origin, but high cost. There are all market. Both the countries export material throughout the country, throughout the world. If we can make material, the first line I told that if we can make the product to the satisfaction of the customer in a particular country, price does not come in the factor. How can we make the better product? We will ask questions, but solutions are not thought of. Today, plywood is fully or partly, major part of the plywood is dependent on some of the raw material available in the country. Think of 1996 when raw material from the natural forest was stopped. Industry has to go where the raw material is. Poplar and eucalyptus was available. I can tell you, it is not the best material to make the best material as per Indian standard itself. But the industry has no alternative. It never went for plantation of its own, of the quality raw material. It has not done in last 5 years, when in 1996, this supply from the forest was stopped. It has always depended on the supply from somebody to calm it. But the industry did not stop. Plenty of raw material is there. Let it be there. But let the grower go for the better timber, fast growing better quality timber for the industry. Talk to any person, talk to many forums, it is being talked that farmers are not growing. It is not remunerative. Phase veneer is not
grown in our country because farmer does not want to go for species which are under forest restriction. I can talk in one impossible thing I can talk you if it is possible. We have two categories of timber in our country. One comes from the forest, another is agroforestry, is popularly called. Why not the third quality? Farmers' timber, root, not forestry. It should not come under the forest itself and forest regulation. It should be grown by the farmer, owned by the farmer, and regulated by the Ministry of Agriculture like other product. All facilities given to the other agricultural product should be given to this timber. Sapra was talking on subsidy and others. If it is a forest produce, they should enjoy the same facilities. And any species a farmer can grow so that quality of the raw material will improve. Otherwise, we cannot, the industry cannot come out with the improved quality of raw material to make better material. We hide things about quality. Indian standards are there. Does it mean all the quality of the Indian standard in terms of mechanical strength? Simple answer is no. Everybody has a BIS license. Everybody knows the hidden truth in it, how the licenses are being obtained. The timber does not support. Okay. The composition itself, Anand sir was telling, we are making a phase veneer of 0.25 or 0.3 with the glow core of 0.3, 2.8 or 1.8. Does it make the standard plywood? No. Industry has gone above, beyond the requirement or what is written in the specification book about the preservative treatment of plywood by glue line treatment. In last 30 years, BIS could not include it the practice followed by the industry. But today's plywood is far better, sustain more severe environment than the plywood we are making earlier. And the process the industry is following is not approved by the BIS. Unfortunate. Can the industry make their own certification system? Industry can make world standard plywood if the standard wood and the technology given. Technology is available, not that all are making bad plywood. There are good industries who make very good standard plywood also, but stringent specification which will never change perhaps, did not conform our plywood. Unfortunate. And about the export, another one is quality, another is cost. Cost will, if a quality plywood is there, if it conforms to the requirement of any other country, cost does not become a barrier perhaps. But the quantity sometimes a barrier. We have thousands of, more than 3,000 or 3,500 small scale industries, but no technology, very little technology, and production wise they are so small. How many are making 1 lakh NA per day? Very few. So a single factory may not be able to, if they make quality also, they cannot export of their own. But there are instances in India when it was exporting plywood. At least I was inspecting one export quantity of material
which was where about 12 to 15 factories were supplying the material together. But the inspection by one single group, unless it could, they passed the material, they were not eligible for exporting. The same system can be followed, but the quality should be improved, and that should be achieved. So the export is not a problem. Problem is with us, with the raw material, with the technique of manufacture. Instead of we are having everything with the technology, but it is not reaching to the industry, because Bangalore is very far off. If it is very far off to the hub of actual plywood industries, and it can be done, as I have told. Today it may seem absurd, but think of whether it can be done. Industry can take initiative. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you very much. And हमारे बीच में मैम सुजाता है. मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आए और अपने बात को रखें. Thank you, Mr. Pratibha. Good afternoon to all the panelists. Okay, today I just want to highlight 4 major points. First, to talk about how to promote our export, as most of them are already pitched in. The first is the raw material. Second, I would talk about the machinery. And the third quality, as Dr. Nath sir told, it is the product quality. And the last, which remained unmentioned, is the environmental standards, which is being imposed by many of the countries. As most Amrik Singh sir, Dr. Pandey sir, Dr. Nath, as well as Sapra sir has highlighted more about the raw material, that is promoting the agroforestry, or how to minimize the cost of the raw material to the industry. Important factor actually here to be considered for promoting the exporters, as Sapra sir rightly told, the clonings which are being promoted for agro plantations should be evaluated for its suitability for any kind of panel composites before the farmers enter into larger productivity. So by doing that cloning study, a research institute can definitely guide the foresters as well as the farmers to identify and have growth of only such clones that can be directly marketed to the industry. So I think from 2004, IPRIT has been advocating that we need to bring in linkage between the farmers, foresters, research institute, and industries. And I think today our Dr. Pandey sir, Dr. Nath sir, and Mohanty sir is also there. In all IPRIT's presentation, we have been highlighting, sir, but till today that has never happened, because the farmers sometimes do say that they have cultivated, but they're not getting the requisite economy from it. Industry doesn't source from them directly. So if these linkages are brought in, definitely a reasonable price can be fixed by industry directly interacting with the farmers, and the research institute will be in between to identify and suggest them the clone wherein they can have the continuous supply to the industry. So this is one aspect. Second, coming to the point of machinery, even Amrik Singh sir, Anand sir has referred, and Dr. Pandey sir has referred. So here machinery, when we talk about, yeah, definitely in India, some of the machineries requires to be upgraded as per international standards, so that we also have the productivity which are being seen in the other countries. When we talk about the cost competitiveness can be achieved when we start analyzing the cost at every stage, that whether judicially the energy is being used, judicially the material is being used. So when we arrive all these calculations, only the cost effectiveness can be achieved. So in some of the, not from panel industry, other industries, how they try to have cost effectiveness is, they have energy meters in the industry itself.
So in case even in our panel industries, if we have energy meters where we can see by direct energy measurements, we can save energy and have the productivity higher at a reasonable cost. So that is one thing. And the maximum machinery should be upgraded in such a way that we have maximum recovery of the raw materials being used. And even the products, final products also should be very high. So these are two factors which I wanted to highlight about machine. And the third factor, which we have a lot of discussions, is about the quality products which have to be made. So as most of us know, there are certain grades of plywood being used in the industry. So two categories of resins are being used. One is the phenolic resins or the formaldehyde resins. So whatever resins we use, we get evaluated the strength property for Indian standards. But definitely, most of us understand, based on the stringent standards of Bureau of Indian Standards, the process which we are adopting in Indian industry and the product we make, if we test for physical, mechanical properties of international countries, take it if it is European or American standard or Australian standard, the physical and mechanical properties will definitely come in par with what is being specified. The only lacuna is the environmental regulatory is given, that is the formaldehyde emission. That some of the industries are able to meet the regulatory emission criteria also. But we have technologies wherein we can definitely improve the environmental standards. Adhesive systems are existing, your product process parameters can be modified. So all these technical inputs are available with ability, and even industry need not have maximum changes in their routine production. Little importance if they give towards the processing stages inspection, they can definitely achieve the product quality that can meet the export requirement. And the other small thing which I actually, during the raw material and product, both it is interlinked. When we are talking about any products and comparing with international standards, see, there are in India, the tolerance limits are not that stringent. Product quality, we are very stringent. In international countries, there are tolerance limits for the raw material joints also. Apart from the product joints which are being followed in India, there they have even for like if you have a panel core in the assembly, veneer core, the glue core, even the spacing, the joints which are done, that width or tolerances are also specified. That is one criteria here in Indian industry. We will be using very small veneers for panel core, very weighty pieces also will be used. So if we are targeting for export, these tolerances also should be taken into account, and it is very stringent because these tolerances, why the country in other countries are specifying is they have categories for different applications. So when you are giving for a structural application without having the tolerance limit, at particular point if a load is applied, it is not going to yield you the requisite strength. So that is the reason these tolerance limits are also specified. So we need to have stepwise processing technical inputs, which can be easily adapted by the industry. Only thing is they should have a mind that they also change the process and they compete in part to achieve whatever is in the international standard. And one thing what I would like to highlight here is we are talking about carbon formaldehyde emissions. So here when we talk about adhesives, even whether we talk CARB standard or European standard, they give the category of adhesives as one is the synthetic resin adhesives which are being used in India. So phenol formaldehyde and urea formaldehyde resins. And international countries, they call no added formaldehyde. That is nothing but a PVAC adhesive, isocyanate adhesive or polyurethane adhesives which are being used. And even the soya adhesives. But we should understand which we are lacking knowledge is there is one more category in CARB that is called the ultra low emitting formaldehyde adhesives. In India, this is the one
which is being used for exterior applications. Our PF resin is categorized under ultra low emitting formaldehyde adhesives. But when it qualifies that ultra low emitting is if industry adopts the correct resin, the parameters given for that particular resin system should be used or employed. So this process, what technical scientists refer, we always say we have optimized a resin formulation, we have optimized a temperature. It doesn't mean that we are just giving you one formulation. It is the temperature, the formulation which we would have worked out doing N experiments to comply with the requirement of the bond quality, your mechanical properties for various end-use applications. So here we always take into account that industries are already making. Only thing is certain lacuna will be there where the cooking time, maybe cooking temperature, they will take high, cooking temperature is low. All these factors during resin making and adhesive formulation will lead to your more level of formaldehyde emissions and ultimately even during the hot pressing. So it is not very difficult for industries that they can just change the system of resin or adopt the resin formulation wherein they can also make the formaldehyde emission free adhesives which can qualify for the EU-CARB standard or even or E2 formaldehyde European standard. And here PDT has always been assisting industry because we have all the facilities to test as per all the countries' international standards formaldehyde emission determination. And we always try to help the industries to test. And based on the test also, we are suggesting formulations for the industry to achieve that even emission in case if there are very minor issues, or we do give the technology fully also. So, and today I think Dr. Jali sir was highlighting, these are the technical aspects where the export market can be promoted, the 4 points which I raised. Other thing what was this requested by the WTA is to talk about little about the urea, because today the urea price is increasing and in the resins which we are making. See, earlier what was happening is people initially started using the fertilizer grade urea that was around 3 rupees, 5 rupees per kg. So for us, the product cost was very economical. And then came the existence. So when there was a protest from the farmers, the technical grade urea came for the application of panel industry, especially for all the composite industry. At present, it has been noticed that the technical grade urea is costlier than the soya material. Okay, if Mr. Vaidyanathan is also here, if I'm wrong, today the price is about 70 rupees as per the source I got. Okay, so of urea. And while for soya chunks, you will get about around 45 to 50 rupees per kg. So what possibility we can explore to have an alternative is, one is soya isolate adhesives also can be made. These are some of the alternatives. And what we see, this is as a researchers, we will give you the price or the raw material, we will be sourcing for research. When industry want to implement it, we always request that what is the availability of this raw material in your location, please, you should ensure us. And the cost, if industry can provide us the cost, what is, any industry who want to adopt the technology, they should give us an idea that what is the cost at their landing price to the factory, so that the formulations will be made economical and competitive with the UFLC. One is, as I told you, the soya isolate formaldehyde adhesives for achieve cost competitive with amino resin. And the other resins as no added ultra formaldehyde cannot be for this category of comparison because those costs are high. And the other alternative is our phenolic resin, which is made very, of course, we are making up to 48% solids. If those formulations, total solids can be reduced also, that cost also is compatible with the existing amino resin formulations. So these are some of the points which just in a brief I'm highlighting. If anyone requires still further elaboration on these topics,
I would definitely be glad to give you as the time is short. And at this juncture, actually, I would like to thank my insight and Jolly sir to give me an opportunity to speak in all the directors of Imperative with whom I was associated, Dr. Pandey, Dr. Nath, Joint Director, Dr. Mohanty, and the present director, Dr. Shakti Singh Chauhan. I'm thankful to all the directors for bringing up Imperative to this level. Thank you, sir. And thank you one and all. Thank you, ma'am. Thank you so much. As we are talking about the problems, solutions, and possibilities, and apart from that, we are talking about opportunities also. And इसी सीरीज के दौरान मैं अब इनवाइट करूंगी श्री डीपी खली जी को कि वो भी आए और अपनी बात को यहाँ पर रखें। सभी को मेरा नमस्कार। मोहंती साहब नमस्कार, सप्रा साहब नमस्कार, बाकी सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। और मैं इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर अप्लाई इनसाइट एवं वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछले दो और 2.5 घंटे से हम लोग जो हैं इस विषय पे काफी गहन चर्चा कर रहे हैं। तो काफी सभी लगभग मुझे लगता है कि लगभग सभी पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए हैं, डिस्कस किए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम चैलेंजेस, जैसे मोहंती साहब ने सारे चैलेंजेस हम लोगों को बताए कि क्या क्या हमको चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट उठा कहाँ से? ये पॉइंट उठा कि जैसे कुछ दिनों पहले हरियाणा गवर्नमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो यमुनानगर में एक FRI इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिसका कि मेन उद्देश्य होगा कि वो वहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जिसको कि प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो यमुनानगर क्योंकि प्लाईवुड हब है, तो वो चाहते हैं कि वो इसको प्रमोट करें और इसको एक्सपोर्ट करने में एक्सपोर्ट भी कर पाएं। तो उसी दिशा में मुझे लगता है कि उनका ये इस अनाउंसमेंट ने पूरे यमुनानगर में जो उद्यमी हैं, जो इस फील्ड से एसोसिएटेड हैं, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार किया है। और मुझे लगता है कि ये एक हो सकता है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की दिशा में एक कदम भी हो सकता है। और जैसा कि केडिया साहब भी कह रहे थे कि जो अभी ये जो बदलता वैश्विक सिनारियो आ रहा है हमारे पास, इस समय भी हमारे पास जो है एक्सपोर्ट करने की अपार संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो मेरा भी मानना है कि बिल्कुल चैलेंजेज हैं, इसमें काफी चैलेंजेज हैं, लेकिन हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे डॉक्टर सुजाता ने बताया कि हमारे पास पूरी कैपेबिलिटी है, FRI में भी हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। और जैसा मुझे डिस्कशन के दौरान भी जैसा हम लोगों ने देखा, और मुझे भी लगता है कि अगर हम सही तरीके से अगर ध्यान दें और जो भी हमारे पास अभी नॉलेज है उसी में हमको थोड़ा सा फाइन ट्यून करने की जरूरत है, अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। जैसा पहला जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्वालिटी प्रोडक्शन। अगर हम क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे मुझसे पहले के सभी प्रीवियस वक्ताओं ने भी कहा है कि अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं तो सर्टेनली जो है हम उसको एक्सपोर्ट करने में सक्षम रहेंगे। और अगर हमको क्वालिटी प्लाईवुड बनाना है तो बेसिक जो उसका बैकबोन है एडहेसिव सिस्टम और बॉन्डिंग प्रोसेस, और उसमें जो है हमारी नॉलेज इप्रिटी है, FRI है और हमारे और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैच्योर इनफ है कि हम जो है उसमें जो है क्वालिटी उस सिस्टम में जो है बॉन्डिंग प्रोसेस से रिलेटेड इश्यूज हैं, से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसको हम भली भांति एड्रेस कर सकते हैं। जो अभी जैसे डॉक्टर सुजाता ने भी बताया कि जो आजकल की जो पिछले कुछ दिनों की सिचुएशन यमुनानगर में क्रिएट हुई है, एक पैनिक सी सिचुएशन इस्टेब्लिश हुई है। जॉली साहब से भी है मैं बात कर रहा था कि यूरिया की कॉस्ट काफी बढ़ रही है, उसके बारे में सुजाता जी ने भी बताया। लेकिन हमको ये फैक्ट, ये तथ्य स्वीकार करना होगा कि हम यूरिया के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर नहीं है। हमारा जो 1/3 जो है इंपोर्ट होता है, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि वैश्विक सिनारियो परिवर्तित हो रहा है तो उसकी कॉस्ट जो है मार्केट पे ही डिपेंड है, इंपोर्ट पे डिपेंड है, वो घटती बढ़ती रहेगी। तो हमें कॉस्ट के
लिए उतना वरी होने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, अगर हम उसमें फोकस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो कीमत जो निर्धारित होगी, हम जो रॉ मटेरियल उसमें यूज कर रहे हैं उनकी कीमत पे ही निर्धारण होगा। और ऐसा जैसे और कमोडिटी में भी होता आ रहा है, और कमोडिटी में जो भी प्राइस होती है मार्केट ड्रिवन होती है और सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। यहीं पे ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे वुड बेस्ड पैनल इंडस्ट्री में कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, इस तथ्य को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि हमारा जो ये सेक्टर है ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अगर ये ऑर्गेनाइज्ड हो, जो सारे इंडस्ट्रीज हैं उनके जो कॉमन हित हैं, अगर वो उनको अपने आपस में चर्निंग के द्वारा, जैसे आपस में जो भी सुझाव हैं उनको आपस में डिस्कस करके कि किस चीज को हम हर फोरम पे रख सकते हैं जो इंडस्ट्री के हित में हो, फार्मर्स के हित में हो, देश के हित में हो, तो उन सुझाव को हर बार रीट्रेट करने की जरूरत है, हर फोरम पे रखने की जरूरत है, जिससे कि उसका इंप्रेशन छूटे और पॉलिसी मेकर्स तक ये बातें जाए। और मुझे लगता है कि काफी लोग, जैसे मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से पिछले 2-3 साल से जॉली साहब के अथक प्रयास से काफी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ऑर्गेनाइज होने की उन्होंने कोशिश भी की है और वो संगठित होकर अपनी बात को आगे भी रख रहे हैं। और जैसे सप्रा साहब हैं, हमारा जो एक एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रुप है, बहुत एक्टिव है, उस दिशा में भी काफी कुछ जो है सरकार की तरफ से जो है काफी फेवरेबल पॉजिटिव जो है चीजें सुनने को मिल रही है। उसी कड़ी में जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम एक्सपोर्ट्स को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, काफी इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो पहला एस्पेक्ट हमारा क्वालिटी पे जरूर फोकस होना चाहिए। अब क्वालिटी हम कैसे एश्योर कर सकते हैं, क्योंकि हम मशीनरी एस्पेक्ट में, सुजाता जी भी बता रही थी कि मशीनरी एस्पेक्ट में हम काफी पीछे हैं, क्योंकि जो हम मशीनरी यूज कर रहे हैं उच्च गुणवत्ता की नहीं है, और अगर हम कर भी रहे हैं तो वो पूरी कैपेसिटी में नहीं यूज हो पा रही है। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी की, उच्च गुणवत्ता की और पूरी कैपेसिटी के साथ जो है मशीनरी को यूज करें, तो सर्टेनली वहां पे भी हमारी क्वालिटी तो इंप्रूव होगी प्रोडक्ट की, लेकिन हम जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी, वहां पे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा जो मेजर जो फैक्टर है हमारा किसी भी प्रोडक्ट के को बनाने में, वो है हमारा जैसे प्लाईवुड के लिए जो रॉ मटेरियल है लकड़ी का, उच्च गुणवत्ता की लकड़ी, वो भी जो है खास करके उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारी खास करके नॉर्थ इंडिया जो है पॉपुलर और यूकेलिप्टस पे डिपेंडेंट है, उसका अल्टरनेटिव नहीं है। तो एफआरआई भी और अन्य जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम कर रहे हैं। कुछ समय पीछे हमारा जो जेनेटिक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने मिलिया डुबिया पे भी काम किया है, कुछ प्रजातियां रिलीज की हैं, उनका प्लांटेशन, वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन और अन्य जो एसोसिएशंस हैं उनके प्रयास से, प्लाई इनसाइट के प्रयास से हम उसको पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो काम यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्टर अशोक और उनकी लीडरशिप में। इसके अलावा एक दूसरी स्पेसीज है कोरम्बिया, जो कि यूकेलिप्टस का हम अल्टरनेटिव कह सकते हैं। अगर हमको जो डेंसिफाइड सेक्टर है उसको टारगेट करना है तो उसका अल्टरनेटिव जो स्पेसीज है कोरम्बिया, उस पर भी यहाँ पे काम चल रहा है। डॉक्टर अजय ठाकुर और उनकी टीम जो है उस पे काम कर रही है, और उसमें भी हमको इनिशियल काफी इंकरेजिंग जो है रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये तीसरा फैक्टर। और चौथा फैक्टर जो ऑफ कोर्स काफी लोगों ने टच किया है, अवेयरनेस की और क्वालिटी, जो स्किल्ड मैन पावर है, जो टेक्नोक्रेट्स है ना, उसको जो है इंडस्ट्री में उनकी जो एक्सपर्टीज है उसको यूटिलाइज करने की, इंडस्ट्री में यूटिलाइज करने की। हमारा एफआरआई में हम एमएससी कोर्स रन होता है हमारा 2 इयर्स का, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स, उसमें भी हम हर साल जो है क्वालिटी जो है स्टूडेंट्स, क्वालिटी मैन पावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनकी भी उपलब्धता है। साथ में समय समय पे कोर्सेज, इपरटी भी डिप्लोमा कोर्स रन करती है, वहाँ पे भी जो है स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध हो रहे हैं। और हम लोग भी समय समय पर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसा कि लास्ट वीक किसी फ्राइडे को हमने एक प्लाईवुड मैन्युफैक्चर का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज किया था। उसमें भी 11-12 जो है उद्यमी, यमुनानगर के ही उद्यमी जो जिनकी अपनी फैक्ट्रीज है, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और वो उनका जो
फीडबैक था उनका, ये फीडबैक था कि कई छोटी छोटी चीजें जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में काम आती हैं वो उसके लिए अवेयर ही नहीं थे। तो उन्होंने जो सीखा और हमको बताया कि वो जाके इनको इम्प्लीमेंट करके सर्टेनली अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में जो है ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे जिनको मैं कहना चाह रहा था। लेकिन अभी भी जो मैंने यहाँ पे बात रखी, अभी भी हमें इस दिशा में बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। जैसे खेड़िया साहब ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट कहा कि हमारे पास सीजनिंग का, क्योंकि हमारे जो स्टालवार्ट सीएन पांडे साहब हैं, सीजनिंग के वहाँ एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि इतने समय से सीजनिंग का हमारे पास नॉलेज है लेकिन फील्ड तक नहीं गया है। जबकि हम यहाँ पे एफआरआई में समय समय पर कोर्सेज रन करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें जो है फील्ड में जाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में हम ऑन साइट भी ट्रेनिंग इस दिशा में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले कई हफ्तों से और कई महीनों से प्लाई इनसाइट और वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन मिलकर इस तरीके के वेबिनार ऑर्गेनाइज करके, इंडस्ट्री मीट करके के थ्रू जागरूकता फैला रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्लाईवुड एवं पैनल उद्योग में ये सारी चीजें मील का पत्थर साबित हो सकती है। पुनः में प्लाई इनसाइट और श्री जॉली जी का, वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस वेबिनार में अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। एंड अब मैं गजेंद्र राजपूत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आए। गजेंद्र सर। हेलो। हाँ, थैंक यू मैडम, और सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। सर, अभी काफी हमारी डिस्कशन हुई है अपने एक्सपोर्ट के बारे में कि एक्सपोर्ट अगर हमें करना है तो कौन कौन सी हमें रिक्वायरमेंट होगी पैनल इंडस्ट्री के लिए, सॉलिड वुड के लिए। मेन चीज जो आई है कि हमें बेसिकली अपने, अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है तभी हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। क्वालिटी की जहां बात आती है वहां आते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके पैरामीटर, उसका रॉ मटेरियल, उसका प्रोसेस। जैसे हम पैनल इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल आएगा, हम कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। सेकेंडली आता है सीजनिंग, हम उसकी प्रॉपर सीजनिंग करते हैं ये नहीं करते। क्योंकि सर मैं काफी सारी इंडस्ट्री में जाता हूँ, देखता रहता हूँ, तो सीजनिंग को एक नॉर्मली रखते हैं कि ठीक है हम कोई 8% मॉइस्चर पे काम कर रहा है, कोई 10% पे कर रहा है, कोई 0 पे कर रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई इतना अवेयर नहीं करता। जहां प्रोसेस पैरामीटर है, जितने भी प्रोसेस पैरामीटर हैं उनके ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं देता, कहते ठीक है चल रहा, हमारी प्लाई बन रही है, बिक रही है। और जब तक हम इन प्रोसेस पैरामीटर को, सीजनिंग होगी हमारी, सीजनिंग के बाद विनियर को कंडीशनिंग करना होता है, या सॉलिड वुड के अंदर हम जब अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले सीजनिंग करते हैं, डिफेक्ट फ्री सीजनिंग करेंगे तभी हमारे ओवरहेड भी कम होंगे, वेस्टेज कंट्रोल होगी। तो सीजनिंग का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंडीशनिंग करना, कंडीशनिंग के बाद रेजिन मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी प्लाईवुड की पैनल इंडस्ट्री है उसका सबसे बड़ा ड्रॉप है क्या, हमारी रेजिन मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि हमारे प्लांट के अंदर रेजिन मैन्युफैक्चरिंग वो करता है जिसको रेजिन का आर भी नहीं पता होता है। वो क्या है, सीखा, इधर गया उधर सीखा, ठीक है बाबूजी ऐसे ही बनता है जी, टेम्परेचर क्या कितने बनता है, और बाबूजी वहां तो हम 95 पर 100 पे बनाते थे तो इतने भी बनाएंगे। उसको हम कितना ही समझा लें कि भाई इसको 80 to 85 पे रिएक्शन करानी है, वो एक बार दो बार हमारे सामने करेगा, उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद अपनी उसी थ्योरी पे आ जाएगा। तो इसके लिए हमारी इंडस्ट्री को अवेयर होना पड़ेगा, टेक्निकल लोगों की टीम रखनी होगी जो भी हमारे प्रोसेस पैरामीटर हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। टाइम टू टाइम अपने जो भी प्लांट के इंस्ट्रूमेंट हैं उनको कैलिब्रेट कराना होगा, प्रॉपर टेम्परेचर हो, प्रॉपर प्रेशर हो, तभी हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे। और जो ये हमारा एक्सपोर्ट करने का सपना है ये पूरा हो पाएगा। क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए
विदाउट इसके तो कुछ नहीं हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है अपना बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं बुलाना चाहूंगी मनोज गवारी जी को। गवारी सर, आप सुन पा रहे हैं? मैडम अवेलेबल नहीं है। ओके, वैद्यनाथन जी, वैद्यनाथन हरिहरन जी। Yes, I'm available. हाँ जी, Okay. हाँ जी प्लीज। Yeah, thank you so much. मैं थोड़ा सा ट्रैवल में था, इसीलिए बीच में I had some network issues, and but I think I was able to hear to most of the guidances of all our seniors, who are here to bless us today. Very strong panel of highly distinguished members today in the panel discussion. And सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, greetings. Thanks, many thanks to Jolly Sir for inviting me also into this webinar, and our WTA team and Suresh Bharati Sir. See, primarily our title of this discussion is Crisis to Opportunities. So we have all been talking about crisis since the very beginning, not only today. Every time we speak in webinars and even in groups and all, we have always been talking about crisis. But now we have to, I think it is time that we need to switch to the opportunities which we can squeeze out of this crisis. See, currently the fact remains that we don't have proper quality timber. Okay, that is a known fact. So that is done. That is the crisis. But how we can utilize the improper quality timber and still conform to almost, if not all, almost all the standards, compliances that are required for exports as well as within the domestic market. So I think we should primarily focus on converting this problem and making sure that we can still see, India is a nation of ideas and innovation. And we are having the capability to innovate and design our own capabilities to arrive at a specified result from absolutely nothing. So we have been doing that since ancient times. So I think we should not really worry about the quality of timber to the extent which we are worrying about right now, because I don't think for the next 12 years we will be able to get appropriate timber which is suitable enough to make high grade plywood. But we will have to work out our own ways to utilize the existing available timber with whatever its properties or whatever its size. We have core veneers starting from 1.5 inch width in India, as we all know. But still, there are some industries which have been able to create good enough products for export, even up to the level of container flooring, making container flooring with a mix of good and bad veneers. All these have been happening in India. So only we should focus on the opportunity which remains within the crisis, and we should be working. And yes, we can see. I can assure you that India still has the capability with all our problems, raw material issues, and with all these Pali core. Regarding the resin also, as Jata ma'am rightly pointed out, the key issue is the process parameters of the resin, which, if maintained, I am sure I can bring down this content even up to 2%. Most of the advanced countries reach 2% solids, but of course their timber quality statistics with regard to manufacturing, and as Navalgiri sir sector has to be made mandatory. We will not be able to become aware. See, if the consumer doesn't want it, it is also our responsibility to create a certain kind of awareness, giving quality to the consumer. Is not aware, more quality products. That is my personal take on this. Quality. We should give them quality
See, when we make a house, we buy Italian marbles, we buy top class marbles from places. We use machine paint, Altima, we use the best of products. But when it comes to plywood, whatever the carpenter says is the thumb rule. Most important thing which we address, ये चीज को हम address करना चाहिए, and as responsible industries, we need to ensure that we give good quality products to the consumers, whether they need it or not, whether they are aware or not. I think it is high time the Indian industry takes its own responsibility, even before thinking about exports in the first place. So हमें हमारे consumers को, see, when we buy a product ourselves as a consumer, we go for the best, we go for branded, we go for warranty based products. So we have to give, as responsible citizens of this country, I think we should make good products and give to the domestic market, as well as focus on high quality exports with the available situation. And I think we have been able to do it. And I think volume is not a problem. There are 100% export based companies in India who make only 8,000 NA per day. It is not really that we need 50,000 NA or 1 lakh NA per day for good quality exports. There are manufacturers, and Sujata ma'am knows Priti Impex in Mumbai. They are CARB certified since 2004, and I think one of the first companies in India to be, when P1 phase 1 started, Priti Impex is already certified, and there are a few other companies also which do very high quality exports, even with less quantum of production, say 8,000 to 15,000 NA. So it is not impossible. It depends on the choice of the manufacturer to improve, to grow, to progress, and then with pride say that whatever I'm making good quality. So see, I'm very junior in this field, so I think I should not advise too much on all these things. But so see, with all these points, I would like to thank everyone, and then with best wishes, I'm signing off. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. और हमारे बीच में मनोज सर आ गए हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपनी बात को रखें। नमस्कार मैडम, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, we can hear you. सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। लगभग इस टॉपिक के ऊपर जो आज हमारा एजेंडा था वेबिनार का, उसके ऊपर सभी पैनलिस्ट की जो है विचार आ चुके हैं, और सिमिलर टाइप के विचार मेरे भी हैं, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके की फीडबैक हमारे को इंडस्ट्री से पिछले कई सालों से मिली है, तो मैं मोहंती साहब सहमत हूँ। और सप्रा साहब ने एक बात कही थी कि इंडस्ट्री को जो एक्सपोर्ट के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेट ये है कि इंडस्ट्री के कुछ लीडर ही एक्सपोर्ट में शुरुआत करेंगे और बाकी सब उनको फॉलो करेंगे। एक्चुअली माइंडसेट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग देना चाहती है, FRI देना चाहती है, FPT देना चाहती है, लेकिन अभी भी लेने वाले कुछ और ही कामों में बिजी हैं। एक्सपोर्ट चाहते हैं, एक्सपोर्ट 2 कैटेगरी की इंडस्ट्री अभी कर रही है, और वो है कॉर्पोरेट हाउसेज, और दूसरे कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का ये हाल है कि क्वालिटी जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड वाइड, चाहे वो यूरोपियन स्टैंडर्ड हो, चाहे वो जापानीज स्टैंडर्ड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन रिक्वायरमेंट हो, वो उसको मीट आउट नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से प्राइस को काफी डाउन कर लेते हैं, जिसकी वजह से कि अच्छे हेल्दी इंडस्ट्रीज के लिए भी एक अननेसेसरी का कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। तो जैसे अभी इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि 28 mm कंटेनर फ्लोर बोर्ड जो है, जिसके की एक अच्छी ह्यूज रिक्वायरमेंट एक्सपोर्ट की थी, वो अब धीरे धीरे डिटोरिएट होती जा रही है, प्राइस उसका बहुत ज्यादा डाउन आ चुका है। ट्रक फ्लोर पैनल डोमेस्टिक मार्केट में ही 25 mm बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट में जाता था, लेकिन अब उसकी डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट खत्म होती जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडस्ट्री इस बात को समझे कि हमें एक्सपोर्ट के लिए जाना है, एक अपना माइंडसेट बनाए इंडस्ट्री, और उसके लिए जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अपने पास अवेलेबल करें, बिकॉज कई इंडस्ट्री के पास तो स्पेसिफिकेशन भी नहीं होते हैं। क्लाइंट जो उन्हें प्रोवाइड करता है वो उसी डेटा को ही फीड करते हैं और समझते हैं कंप्लीट है। इसके अलावा उनके पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई टीम नहीं होती है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोई टीम नहीं होती है, और अगर टीम होती है तो उनके पास में
ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंडस्ट्री को बाउंड कर देती हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि वो एक्सपोर्ट ना कर पाए या एक क्वालिटी प्रोडक्ट ना बना पाए। जहां तक बात है कि प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए सर्टिफिकेशन की, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसको प्लान करके, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके या FRI और IPRI की हेल्प से उनको डेवलप करवा के अपने यहाँ पर टेस्टिंग करके एक बार कंफर्म कर लें कि वो उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में मीट हो रही है नहीं हो रही है, और उसके बाद हम लोग उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेशन के लिए बुक करते हैं। जैसे कि हमारे कार सर्टिफिकेशन है या अपने FSC सर्टिफिकेशन है, इसके लिए इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट से बात कर सकती है कि FSC जो सर्टिफिकेशन है उसको किस तरीके से हम लोग इंडिया के सिनेरियो में देख सकते हैं, बिकॉज इंडिया में कम्प्लीटली एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर ही अभी प्रोडक्ट बन रहे हैं। जहां तक एग्रो फॉरेस्ट्री की वुड की अवेलेबिलिटी और उसकी क्वालिटी की बात हुई है, तो हम लोग ये महसूस करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लोगों ने अभी बनाए हैं उसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस को चेंज करके हम लोग जो पैरामीटर हैं यूरोपियन या अदर पैरामीटर जो हैं जैसे ISA है, इनको हम कंप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो बहुत लिमिटेड लोगों के पास में है। अभी इंडस्ट्री पूरी तरीके से अवेयर नहीं है, वो एक थिकनेस वाला मटेरियल दे करके समझती है कि हम लोग प्रोडक्ट को कंप्लाई कर रहे हैं, और जब ये प्रोडक्ट बाहर आउटसाइड इंडिया जाता है, मैं गल्फ कंट्रीज की बात नहीं करूंगा बिकॉज गल्फ कंट्रीज में जो मटेरियल जा रहा है वो बिल्कुल डोमेस्टिक मार्केट जैसा ही है, उसमें कोई क्वालिटी वाला पार्ट नहीं है, लेकिन जब ये यूरोपियन कंट्रीज में जाता है तो उनको रिजेक्शन देखनी पड़ती है। उसका रीजन ये होता है कि इन्होंने ये प्रोडक्ट अपने एंड पर ही प्रॉपर टेस्ट नहीं किया, या IPRI की टेस्टिंग फैसिलिटी या उनके साइंटिस्ट को या FRI की टेस्टिंग फैसिलिटीज और उनके नहीं किया। इस वजह से जो है इंडस्ट्री एक्सपोर्ट में पीछे है, और अगर इंडस्ट्री इसको विचार को लेकर के आगे बढ़ती भी है, जैसे अभी हरियाणा सरकार के द्वारा इनिशिएट किया गया था, तो भी मैं समझता हूँ कि फिर भी शायद 10%, हार्डली 10% इंडस्ट्रीज ऐसे रहेंगी जो एक्सपोर्ट में लीड कर पाएंगी, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत बहुत काफी पीछे है। हम लोग कम्पीट करना चाहते हैं चाइना से, हम लोग यूरोपियन स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ पर किसी भी प्रोसेस के अंदर हमारी अभी भी कमांड नहीं है। प्रोसेस स्किल्ड या अनस्किल्ड टीम द्वारा चलाया जाता है, और हमारा जो मैनेजमेंट का जो क्राइटेरिया टॉप प्रायोरिटी होती है वो कॉस्टिंग होती है, और कॉस्टिंग को लेकर के जब हम काम करते हैं तो फिर क्वालिटी से हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो मैं इंडस्ट्री से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जेन्युइन ओरिएंटेड हब बने, डेफिनेट बात है कि हरियाणा या हमारे केरला सेक्टर के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके अंदर वो पोटेंशियल है, उनके अंदर वो बात है कि वो लोग कुछ कर सकते हैं, बिकॉज हरियाणा ने तो पहले भी कई बार करके दिखाया है, लेकिन हमें पूरे मन से उस काम पे लगना पड़ेगा, और हमें पूरे एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हुए अपने प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसे बहुत अच्छे रेटों पर बेचना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम एक्सपोर्ट देने के चक्कर में चाइना की वो एल्यूमिनियम वाली लड़ियां बन के रह जाएं और सस्ता नहीं अच्छा बेचने की मंशा रखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, FRI हो या IPRI हो, साइंटिस्ट हमेशा देने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी परचेज करनी पड़ेगी। आप कोई भी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अडॉप्ट करने की प्लानिंग में रहेंगे तो शायद इसको आप और 10 साल आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you very much. And it was all about crisis to opportunities. और सभी पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज की इस चर्चा को, जो हमारा वेबिनार था, उसको कंक्लूड करने के लिए मैं मोहंती सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज के इस वेबिनार को कंक्लूड करें। शुक्रिया प्रतिभा जी। So it is a very interesting from my personal point of view, from my professional point of view, whatever I heard, starting from Dr. Shakti Singh Chauhan to Sri Manoj Gauri ji, जो लास्ट पे बोले बहुत बढ़िया बोले, and we heard a gamut of topics starting from the government, from the farmers perspective, this is Sapra साहब ने बोला, from technical point of view सुजाता जी ने, बाकी ने केमिस्ट्री एडेसिव के बारे में, हमारा अमरिक सिंह आनंद जी जो कि बुजुर्ग थे, who was born sometimes in 1930s,
and having a core insider from the plywood sector, he also spoke so nicely about the requirements for export. और एक एक करके बोलूंगा, जैसे शक्ति सिंह चौहान साहब ने बताया कि सारे टेक्नोलॉजी डायरेक्टर ऑफ ईपीटी, प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ ईपीटी, जो उनका एडहेसिव है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जो एडहेसिव उनका पास है, एंड ही इज रेडी विथ ऑल द टेक्नोलॉजी, दैट्स द कॉन्फिडेंस ही अचीव। एंड हमारा अमरिक सिंह आनंद जी जो इनसाइडर है, वो राइट टिम्बर, प्रॉपर इक्विपमेंट, फेस फिलियर उसका जिगर किए। अनंत प्रकाश पांडे जी जो कि गवर्नमेंट का डेलीगेट आए थे, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, he spoke about that they are successful in export of vehicles. In automobile sectors, they are the leader in the country. In non-leather shoe sector, and they are instrumental in green revolution. So why not in plywood or the panel product revolution? So they have a big confidence in themselves because of the earlier success, and that confidence is necessary. And with the help of the farmers, with everybody, I'm sure we can make the dreams of the honorable CF come true. So that's, and he also said that there will be dry port in Haryana and trade subsidy, अलग सब्सिडी जो हम लोग का सवाल था उसको जवाब दिए। पांडे साहब ने, डॉक्टर सीएन पांडे, दोनों पांडे अगल बगल में बोले। तो पहला जो बात था वो अनंत प्रकाश पांडे जी का था, उनका पीछे छविनाथ पांडे जी बोले, जो कि हमारा प्रीवियस डायरेक्टर ऑफ इफ्रिटी, who spoke about, who is an expert on seasoning. He also spoke about voluntary partnership agreement. वो agreement से we can go ahead with certification, chain of custody, and also we can promote export as has been envisaged by the government of Haryana. Sapra Sahab, as usual, he spoke about MSP, optimizing cost of production, and all support to productions and farmers, because he is a farmer person, he is about agroforestry. So अच्छा लगा उनका बात सुनते हुए, जितना सुनते नया नया बात बोलते रहते। केडिया साहब, नवल केडिया जी ने spoke about synergy between among the forest industry and farmers, उनका भी बात से हम सहमत है, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ये सब जरूरी है। इसके साथ another technology hunch, so he has very original ideas that how there should be R&D and why the raw material should be improved, and he speaks about the core of the plywood making. It's very good, but plywood is not so necessary for export, because foreign countries, maybe in Gulf countries they will be using, but G7 countries they don't use so much plywood nowadays. So we should come out of that thinking, but we should align ourselves in the way US or Europe thinks, so that our export will be a successful venture. But all the same, his insights are very, very good. And then Miss Sujata, who is an adhesive expert in Ifriti as well as the entire country. Her vision was quite great. The technical input, she has got all the adhesives, she has very good knowledge. But at the moment, and along with her colleagues like Uday and all, so they are a team how to make whatever product you say, maybe best quality plywood or specialized plywood, or the beams or the LVR, whatever the Western countries need, they can make together. Our mechanical team as well as the chemical teams, but they should be involved. Like we had Mohali Center, but involvement is need. जैसे जली साहब बताते हैं, इप्रिटी कोई नहीं जानता। जमुना नगर में there are 500-1000 इंडस्ट्री, इप्रिटी को कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? क्योंकि काम चल जाता है। गौरी साहब ने भी बताया कि आपको 80 to 85 सेंटीग्रेड में रेजिन पकाना है, बट आप हमेशा 100 में चला जाते हैं, उसका मतलब यू आर नॉट वरीड। तो उसमें इप्रिटी क्या करेगा? आपको जो रेजिन मैन्युफैक्चरर की मशीन मैन्युफैक्चरर जो बता दिया कर रहे हैं, अब इंडिया में भेजा जा रहा है। तो बट इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट, यू शुड फॉरगेट, यू शुड टेक द हेल्प ऑफ Sujata or Uday in the real earnest, then only you can
and not that people have not done. There is Shriram panel in Khanda, they are exporting regularly. हमारा नरेश तिवारी जी उनका जो होशियारपुर प्लांट है कर रहे हैं, और गौरी साहब ने बताया कि कुछ लीडर 10% लीडर होना चाहिए. एशिया लीडर में मानता हूँ, सेंचुरी प्लाई बने, ग्रीन प्लाई बने. अभी सीएन पांडे जी ने उनका भाषण में कभी सेंचुरी का नाम नहीं लिया. He is very careful because they are his employer. But please bring them out. Please tell them you take the lead in export. Haryana government इतना softs दे रहा है. Why Century is not taking the initiative and start exporting? Why you are saying that small industry should do this, minor industry, but then what Bhajanka ji will do, what Mittal ji will do? So ये तो अंदर का बात है. when खट्टर साहब बोल रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, तब तो भजनका साहब सामने आना चाहिए, चितलांगिया जी सामने आना चाहिए, और हमारा मित्तल जी सामने आना चाहिए. Why you are pushing the small industrial? You have got plants at Karnal, not today, 10 years back. You have got plants now in Hoshiarpur. So why you are not using such big facilities to export? You are living on the soldiers of the small farmer. They are good. They are good for innovation when they are doing in clusters. Like our Jamnagar, I compare with Lining in Shandong province of China. I compare with Linan. I compare with IG in the Zhejiang province of China. So they don't have the less expertise. They are good, and their scientists do not do the innovation alone. Even हमारा जो जुगाड़ है वो कंपनी वाला कर लेते हैं, छोटा छोटा फैक्ट्री कर लेते हैं. उनको तो प्रोत्साहन दीजिए. बड़ा फैक्ट्री जैसे दासो कंपनी है, वो बड़ा कंपनी है चाइना का, जाके दासो यूएसए बना दिया. आप सेंचुरी यूएसए बनाइए, ग्रीन यूएसए बनाइए, तब तो वो छोटा बड़ा आपका साथ लेकर के पकड़ जाएगा. बट आप उनका पीछे छुपने चाहते हो, वो कैसा बात हुआ? ये तो सोचने वाली. ठीक है, इट इज गुड बिकॉज यू आर सर्विंग योर एम्प्लॉयर, यू आर सर्विंग योर बॉस, यू हैव टू टेक हिज साइड, बट प्लीज सी फॉर द साइड ऑफ द कंट्री, टेक द साइड ऑफ हरियाणा आल्सो. सिमिलरली खाली जी ने बहुत अच्छा बात बताया रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ एफआरआई एंड द न्यू स्पीशीज दे आर गोइंग टू हैव फॉर द प्लाईवुड. गजेंद्र राजपूत जी ने बताया कि प्रोसेस पैरामीटर को देखा जाए, तो अच्छा बात है. आपका सब ने आपने बताया. एंड और भैद्यनाथ जी, यंग साइंटिस्ट, यंग तुर्क, वह कैसे इम्परफेक्ट से परफेक्शन आएगा. यूजिंग द सेम acacia, same eucalyptus and poplar, we can make the best of timber. Only a technological who is very much sure about himself, ever optimistic person, ever optimistic scientist, he is not a person, he is a scientist, can speak like this. We need that spirit. We need the spirit of Baidyanath ji and Manoj Gauri. He spoke the last, but with all the optimism that Haryana can export, the rest of the country can follow, and also our big industries should give the full support that Haryana will be successful in their future. Thank you everyone. Thank you, Mohanty sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. WTA के प्रेसिडेंट सुभाष जॉली जी से अनुरोध है कि वो आज की इस चर्चा को समाप्त करने की औपचारिक घोषणा करें और अपने सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करें. थैंक यू. मोहंती जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे से कंक्लूड किया. जॉली जी, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को. एक सवाल इसमें और एक अनुत्तरित रह गया हम लोगों का कि बीआईएस के हिसाब से हमारी क्वालिटी चले या क्वालिटी के हिसाब से जो क्वालिटी अब हम बनाने लग रहे हैं उसके हिसाब से बीआईएस की क्वालिटी डेवलप हो. मुझे लगता है कि इसके लिए हमें पूरे एक सेशन की जरूरत होगी. यस, वो अलग सेशन है बहुत ही साहब, वो तो अलग सेशन रखना ही पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल, एक नई बात एक खड़ी हुई. जोली साहब. सर, here I would Bharti sir. Sujata madam, yes. Here actually, yes, initially all the BIS standard have been formulated based on the forest timber. Of late now, because all are using plantation timbers, there are proposals to amend also. So that is in the process. Once all the things are evaluated, I think that will also be implemented by BIS based on the timber which they are using.
what is the maximum strength that can be limited by BIS. So as they rightly said, it will be a separate session, but it is in the process happening. थैंक यू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर बी एन मोहंती सर को। तो जब रिटायरमेंट हो रहे थे तब मैं मिला था इनसे, और तब से जो है मिले नहीं आमने सामने में, और इस तरह मिले हैं मेरी रिक्वेस्ट करके उन्होंने मंजूर करा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो बहुत होती रहती है मोहंती सर से, और चाहेंगे कि अब ये जो इंडिया वुड आ रहा है उसमें वो जरूर मिलेंगे। हमारी टीम भी उनसे मिलना चाहेगी, इक्विटी भी आएगी। तो डॉक्टर चौहान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे वहाँ आके। डॉक्टर आनंद साहब को धन्यवाद। श्री ए.पी. पांडे, डीजी एंड सेक्रेटरी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत जल्दी ही मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया और इसमें पार्टिसिपेट किया। श्री सपरा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। इनको बहुत जमाने से मैं सुनने की इच्छा कर रहा था, लेकिन वो बिजी रहे। डॉक्टर सी.एन. पांडे, डॉक्टर एस.के. नाथ, डॉक्टर डी.पी. खली, डॉक्टर सुजाता मैडम, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका बहुत समय भी लिया और आप लोगों ने इंडस्ट्री को राह भी दिखाई, और मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री नवल केडिया जी को धन्यवाद, और हमारे WTA के वाइस प्रेसिडेंट गजेंद्र राजपूत जी, श्री मनोज गुवाड़ी जी, श्री वैद्यनाथन जी, और प्लाई इनसाइट को धन्यवाद, और हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और संचालन कर रही हैं मिसेस प्रभा नागपाल, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी ही दूसरे विषय पर जो है जल्दी मिलते हैं, और मेरा नमस्कार स्वीकार करें। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसी के साथ आज की इस चर्चा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर देयर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you.